अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आज सर। आज की जो हमारे टॉपिक है, इट्स हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमको ऐसा लगता है हर टॉपिक की बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आज हम लोग थोड़ा सा बातें करेंगे कि व्हाट इज डिसऑर्डर्स, यूनानी में स्किन डिसऑर्डर्स की क्या अप्रोच है, हाउ वी विल मैनेज स्किन डिजीज। क्योंकि खुद ये मान लेते हैं कि स्किन में ज्यादा दवा नहीं है मॉडर्न में, तो आयुर्वेदिक या बेसिकली स्किन डिजीज जानने से पहले, स्किन भले वो मॉडर्न का हो, स्किन यूनानी का हो, स्किन स्किन ही है। उसमें दो किस्म की स्किन नहीं, ट्रीटमेंट और कंसेप्ट अलग है, लेकिन स्किन बेसिकली। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन स्किन के बारे में हमको मालूम है। स्किन बेसिकली हमारे जो कवरिंग है, जो तकरीबन अगर हमारे स्किन को छिल कर, अगर इस्त्री करके अगर प्लेन कर दिया गया एक फर्श पे, तो तकरीबन 20 स्क्वायर फीट उसकी, मतलब स्क्वायर फीट एरिया रहती है उसकी। जो एरिया 20 स्क्वायर फीट बोले तो 2 बाई 10 का टाइल, अगर 2 टाइल का 10 टाइल बिछा दिया गया एक कमरे में, उतनी एरिया रहता है अपनी पूरी स्किन की फैलाव। और इस स्किन का बनावट तो अनाटमी हमने भी पढ़ा, अनाटमी उन लोग ने भी पढ़े, हमारे असातिदा या हमारे उस्ताद भी या हमारे जो हुक्मा भी, बहुत लोग ने जाली न्यूज वगैरह स्किन के बारे में तफसील से पढ़ा है, लेकिन ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए थे। तो एक होता है एपिडर्मिस और एक डर्मिस और एक हाइपोडर्मिस बोल के सरसरी तौर पे तीन, मतलब पढ़ने के लिए हमने उसको ये बनाया, तह यानी कि लेयर्स। और एपिडर्मिस में जरा जस्ट कवरिंग रहते हैं, कुछ मेलानिन पिगमेंटेशन सब रहते हैं। डर्मिस में हमारा सीबम सेक्रेट होते हैं, और ये मैं खाली फ्रेश कर रहा हूँ जो पढ़े थे ना इसमें। और हमारा एयर फॉलिकल हो गया, और एरेटर मसिल जो हमारे रूटे खड़े हो जाते हैं, ये सब मसिल इसमें रहते हैं सेकेंड लेयर में। थर्ड लेयर में एपोडर्मिस में मसिल और थोड़ा सा उसके रिलेटेड कनेक्टिव टिश्यूज रहते हैं। तो स्किन एक एक्चुअली बहुत एक बड़ी चीज है, लेकिन हम उसको अहमियत नहीं जानते स्किन की अहमियत की। तो ये मॉडर्न में फिजिक्स एनाटॉमी और मॉडर्न में फिजियोलॉजी के हिसाब से या उसकी फंक्शन के हिसाब से यूनानी और मॉडर्न में भी ज्यादा उसमें फर्क नहीं है। स्किन इज बेसिकली ये प्रोटेक्टिव कवरिंग करता है, जैसे बहुत सारे फिजिकल थर्मल मैकेनिकल चीज को, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। एक फंक्शन ये स्किन इज वन ऑफ द बिगेस्ट, हवा से हम सब बात करें, यानी कि हमारा सेंसरी ऑर्गन में से सबसे बेहतरीन, जो प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, इस चीज को नापने के लिए, आप मालूम करने के लिए, एक बहुत बड़ा एक आजा है इंसान के अंदर। और दूसरी एक चीज, एक मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करता है स्किन। स्किन बेसिकली इट प्रोड्यूस विटामिन डी वगैरह सनलाइट की मदद से। सो एक मैं ज्यादा तफसील से नहीं जाना चाह रहा, स्किन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के हिसाब से इतना ही है, उसकी सरसरी तौर पे हमने तो पढ़ चुकी। और मॉडर्न में जब डर्मेटोलॉजी की बात करते हैं या स्किन की बात करते हैं, स्किन के अमराज जो बात करते हैं, आप तक देखते हैं कि सबसे ज्यादा पेशेंट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास इसलिए जाते हैं कि ये कॉस्मेटिक इशू भी आते हैं स्किन के वजह, क्योंकि पब्लिक को दिखता है वो बाकी कोई बीमारी, अगर मेरा दिल खराब है, दिमाग खराब है, या मेरा जिगर खराब है, या मेरा मैदा खराब है, तो दुनिया नहीं देखता, नहीं उसको, दुनिया को उसको मालूम नहीं पड़ता। मतलब ये जो अगर स्किन में कोई इश्यूज आ गए, तो ये एक बड़ा कॉस्मेटिक इशू है। बाकी लोग देखते कराहत से कैसी ऐसी तो पब्लिक जल्दी जाके इसमें आया, तो हाथ मिलाने में अपने को प्रॉब्लम होता है, या किसी के सामने जाने में, या शादी में, फंक्शन में सोरियासिस हो गया, ये हो गया, तो ये सब लेके जाने में, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्किन के मामले में इंसान वेरी इमोशनल रहते हैं, बहुत सेंसिटिव रहते हैं। कुछ भी अगर रैशेस निकल के तो जल्दी डॉक्टर के पास भागते हैं। इसलिए हमेशा याद रखने का, सबसे ज्यादा एमडी में सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं स्किन स्पेशलिस्ट। ओके, अब मॉडर्न के हिसाब से मैं मॉडर्न की बात खत्म करके अपन, क्योंकि मॉडर्न की बात मुख्तसर है, इसलिए मैं यूनानी में पल जाने से पहले मॉडर्न की बात करना चाहता हूँ। सो बेसिकली मॉडर्न के हिसाब से व्हाट आर द स्किन डिजीज अगर पूछे, तो एक मुख्तसर
कॉम्प्लिकेशन बता सकते हैं, जिससे कि हमने कहते हैं कि कोई भी इन्फ्लामेटरी डिजीज को हम लोग कहते हैं, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस है, मेनिंजाइटिस है, या ब्रोंकाइटिस है, या आर्थराइटिस है, या हेपेटाइटिस है, या नेफ्राइटिस है, या एनसेफेलाइटिस है, कोई भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन को हम लोग टिस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। वैसे एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है डर्मेटाइटिस। अगर आप स्किन की कोई डिजीज को, सिवाय समझो टीनिया वर्सिकुलर हो, या समझो ल्यूकोडर्मा विट्लिको, एक चंद डेफिशिएंसी डिसऑर्डर को छोड़ के बाकी जितने भी स्किन डिजीज को हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि दिस आर ऑल डर्मेटाइटिस। तो आप लोग सोरियासिस को भी डर्मेटाइटिस कह सकते हैं, स्कैबिस को भी डर्मेटाइटिस कह सकते हैं, कोई इन्फ्लेमेटरी या कोई कोई एलर्जिक मैनिफेस्टेशन होगा उसको भी हम क्या कह सकते हैं, ग्लोबली उसको एक ही नाम भर सकते हैं कुली तौर पर, दिस आर ऑल कम्स अंडर डर्मेटाइटिस। कुछ लोग उसको एक 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 कॉम्प्लीमेंट्री या उसको एक ऑर्नामेंटल नाम भी दिया, एक्जिमा। एक्जिमा के नाम से भी जाना जाता है कोई भी स्किन डिजीज को, एक पर्टिकुलर डिजीज, खासतौर से हम लोग नारे फारसी की जान, लेकिन ज्यादातर एक्सिमा एक्सिमा बोलते हैं। तो मॉडर्न के अंदर अगर हम जाएंगे, मॉडर्न के अंदर स्किन डिजीज के अंदर क्या क्या स्किन डिजीज मॉडर्न में आता है, तो वो भी मुख्तसर एक लिस्ट है। अब वो लिस्ट को पैथोलॉजिकली एक अलग लिस्ट बनाए, क्लिनिकली एक अलग लिस्ट बनाए मॉडर्न वाले। पैथोलॉजिकली अगर लिस्ट बनाए हम लोग, तो हम लोग भी इजीली बना सकते हैं, फंगल, बैक्टीरियल, वायरल डेफिशिएंसी या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बोल के। स्किन में पाए जाने वाले डिजीज कितने हो सकते हैं, मेटाबॉलिक हो सकते हैं, वायरल हो सकते हैं, फंगल हो सकते हैं, बैक्टीरियल हो सकते हैं, या कोई डेफिशिएंसी हो सकते हैं, या कोई मैकेनिकल ट्रॉमा। ये सब चीज को हम लोग अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि क्लासिफाई मॉडर्न का एक तरीका है, मैक्सिमम क्लासिफाई करो ताकि दुनिया उसको इतना मॉडर्न समझे। क्योंकि क्लासिफिकेशन उनका एक क्या मालूम, उनकी एक तरीका है, जितना क्लासिफाई करोगे उतना डेप्थ में गया, उतना सुपर स्पेशलाइजेशन गया। हकीकत में ये नहीं, जितना तुम सुपर स्पेशलाइजेशन, जितना तुम डेप्थ में नहीं जाएंगे, तुम अपने मुद्दे की तरफ जाएंगे, दैट इज रियल सुपर स्पेशलाइजेशन। ओके। अब यहाँ उन लोग में भी समझो, मॉडर्न में अगर किसी ने एक कलम और पेन दे दिया तो हम लोग क्या करेंगे, स्किन रैशेस है, डर्मेटाइटिस है, सोरियासिस है, डैंड्रफ है, और सेलुलाइटिस है, और एब्सस, जैसे क्या नाम उसका, अर्टिकेरिया, उसको हम हाइव्स कहते हैं, और शिंगल्स यानी कि समझो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, जितने भी हर्पस को शिंगल्स कहते हैं। और कभी वेरी रेयरली बीटा सेल, मतलब बेसिक सेल कार्सिनोमा, मेलानोमा। ये मतलब एक मुख्तसर लिस्ट है, स्कैबीज, टीनिया वर्सिकुलर। एक क्लिनिक के लिए हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे तो मैं समझता हूँ मैक्सिमम क्लिनिक के लिए अगर एक स्किन की डिजीज का एक लिस्ट बनाएंगे तो हार्डली आप एक 10-15 डिजीज, 15 डिजीज मैक्सिमम पूरा क्लिनिक के लिए तुम क्लासिफाई कर सकते हैं। पैथोलॉजिकली स्किन को क्लासिफाई करेंगे, एंटी वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, और 2-3 और एक्स्ट्रा तुम ऐड भी कर सकते हो, इडियोपैथिक एंड हाइड्रोजेनिक, न मालूम होने वाले, या एलर्जिक मैनिफेस्टेशन, वो आपको पैथोलॉजी के लिए भी नाम दे सकते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अब एक चीज हम लोग इतना स्किन को इम्पोर्टेंट क्यों देना चाहिए, क्योंकि बेसिकली हम लोग पढ़े, मॉडर्न में नहीं है वो, लेकिन हमारे अंदर आप एक देखते हैं, किसी ने आपसे पूछा एक लॉजिक सवाल, व्हाट आर द स्किन डिजीज, अगर किसी ने पूछा, मैं समझता हूँ स्किन डिजीज सिर्फ 2 या 3 होना चाहिए, मेरे ख्याल से 3 होना चाहिए स्किन डिजीज, सिर्फ 3। कैसे? अगर आपकी स्किन कट गया, वूंड हो गया, वो स्किन डिजीज है। क्यों? प्रॉब्लम किधर है? स्किन में। ट्रीटमेंट किधर चाहिए? स्किन में। स्किन में ट्रीटमेंट किया, स्किन में, स्किन हील हो गया, बात खत्म। आपकी हाथ जल गया, हमने कभी इसको स्किन डिजीज नहीं, स्किन डिजीज है कि स्किन जल गया, तो ट्रीटमेंट कहां चाहिए? स्किन में चाहिए। तो मेरे हिसाब से कट, वूंड एंड बर्न, ओनली 3 स्किन डिजीज है, बाकी कोई स्किन डिजीज नहीं है। बाकी डिजीज दूसरे कई जगह की इश्यू स्किन में जाहिर हो रहे हैं, यानी सिम्टम जाहिर हो रहे हैं, तो वो स्किन डिजीज कैसे होंगे? जैसे आपको हार्ट में इस्चेमिक अटैक आ गया और आपको आपकी पेन रेडिएट हो रहा है हाथ में, अल्नार साइड में, या आपको मैंडिबुलर साइड में, आप उसको जाके यहां थोड़ी ट्रीट करेंगे, आप ट्रीट करेंगे हार्ट को।
तो इसको थोड़ी बोलेंगे हार्ट की डिजीज है, वो हार्ट डिजीज है वो। अगर आपको एपिलेप्सी हो गया, ब्रेन में एनसिफ्लाइटिस हो गया, आप पूरी स्पैसम में आ रहे हैं, तो थोड़ी मस्कुलर डिजीज बोलते हैं इसको। इसको हम बोलेंगे दिस इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो हकीकत में अगर किसी ने पूछे, लॉजिकली अगर आपसे किसी ने सवाल पूछा व्हाट इज स्किन डिजीज, देयर आर ओनली टू स्किन डिजीज, दिस इज माय कांसेप्ट है। अभी तुम लोग को उसके ऊपर बहस कर सकते हैं। दिस इज ओनली टू स्किन डिजीज, कट, वुंड एंड बर्न्स, थ्री डिजीज, या ब्रूइसेस हो या लैसरेटेड वुंड, वो हम अगर बाद में तकसीम कर सकते हैं। बेसिकली स्किन में होने वाली वजह भी स्किन में, अलामत भी स्किन में, ट्रीटमेंट भी स्किन में, खत्म हो गई स्किन डिजीज। अगर एक्सिमा स्किन डिजीज होता तो आप लोग एक्सिमा के लिए सिर्फ ऊपर ही दवा दिया, वो मामला खत्म क्यों नहीं हो रहा है? सोरियासिस अगर बैरूनी तौर पे स्किन में, तो सोरियासिस के लिए ऊपरी तौर पे मरहम, कुबा, रोगन, कमीला कोई भी लगा के वो खत्म होने के वापस फिर क्यों आ रहे हैं? एक बार स्किन वुंड अगर हील हो गया, वापस स्किन वुंड नहीं आते उधर, क्योंकि सबब वुंड में था। हमने सबब का भी इजाला किया, यानी कि इन्फेक्शन को भी दूर कर दिया और उसको हमने ईट कर दिया। अब यहां भी हम लोग का कंसेप्ट है एंटीबायोटिक लगाने से वुंड हील हो गया। वुंड हील होने के लिए बॉडी खुद करता है, मुंदमिल का काम करता है, दवा कभी वुंड हील नहीं करता है। फिर हम लोग ऑइंटमेंट क्यों लगाते? वहां मजीद इन्फेक्शन को रोकने के लिए मरहम लगाता है, वुंड हीलर बोल के दवा नहीं है। मुंदमिले कुरू का मतलब भी कोई भी हाबिस काबिस मुजफ्फिफ दवा, मुंदमिले कुरू काम क्यों करते हैं? वहां ताफुन को, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी को बंद करते हैं और अपने आप वुंड हील हो जाते हैं। पुराने जमाने में जो बड़े बड़े सर्जरी होता था, बड़े बड़े मेजर सर्जरी, जैसे जैसे LSCS हो गया या कई जगह पे वुंड सर्जरी हो गया, हम लोग क्या करते? डॉक्टर बोलते डिस्चार्ज होने के बाद में हर अल्टरनेट डे आओ, हर अल्टरनेट डे जाता है, फिर आयोडीन या पायोडीन लगाते हैं या बीटाडीन लगाते हैं, फिर उसके अंदर मरहम लगाते हैं, फिर पट्टी लगाते हैं, फिर पट्टी लगाते रहते हैं 15 दिन। आज कितने भी मेजर सर्जरी रहने दो, पेशेंट को खाली पट्टी लगा के स्टिकर ला के घर भेजते, फिर वापस आना नहीं, उसके साथ में 5 दिन का एंटीबायोटिक लिख के दे देती। एंटीबायोटिक वुंड हील नहीं करते, याद रखना। एंटीबायोटिक ताफुन को रोकता है, एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करता है, नॉट लाइक गोश उगाता है या आपका वुंड वुंड हील करता है बॉडी इटसेल्फ। तो अगर आपको एक शहर का मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट बनना है तो 24 घंटे की स्टडी काफी है। मैं अक्सर एक मजाक के तौर पे, मैं अक्सर, मजाक बोलो या उसको हकीकत बोलो, मैं अक्सर ये कहते हैं कि दुनिया में सीखने के लिए सबसे आसान साइंस है मेडिकल साइंस। एनी फूल कैन स्टडी मेडिकल साइंस, एनी फूल कैन स्टडी मेडिकल साइंस, यानी एनी फूल कैन बी ए डॉक्टर। इसलिए सबसे ज्यादा फूलिशनेस की बात डॉक्टर लोग ही करता है। इंजीनियर बनने के लिए यू नीड ब्रेन, उल्टा सीधा करेंगे तो गिर जाएंगे। वकील बनने के लिए यू नीड लिटिल बिट ऑफ कॉमन सेंस एंड लॉजिक एंड ब्रेन। आपको बिजनेस करने के लिए भी क्या चाहिए? ब्रेन चाहिए। आपको डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ कुव्वत या हाफिला यानी कि याददाश्त चाहिए। इसलिए तो जो LKG से UKG से रट रट के हायर मार्क स्कोर करता है वही डॉक्टर बनता है। चंद दवा का लिस्ट, चंद बीमारी का इलाज, चंद सिम्टम्स को बयाट रखो, 6 महीने कंपाउंडर को सिखाओ, डॉक्टर से ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस करते। याद रखो, इसमें मैं हकीम की बात नहीं कर रहा है तुम लोग को मैं हकीम की बात नहीं कर रहा, मैं कॉमन एक मेडिकल की बात कर रहा। अब रहा सवाल, हम यूनानी में आएंगे। ओके, बस इतना ही, इतने ही मुख्तसर है। आपको भी MD DVD सब बनने के लिए लिस्ट बनाओ। और दवा के तौर पे अब ये तो मैंने बताया स्किन के टाइप, मॉडर्न में क्या डिजीज कितना है और सब, डर्माटाइटिस का नाम लिख डालो, सब हो गए बीमारी। अभी इलाज क्या है? एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, लोकल या सिस्टमिक स्टीरॉयड एंड सम सप्लीमेंट। 5 दवा याद रखो, फार्माकोलॉजी भी खत्म हो गया। बात यहां नहीं, बात जब हम यूनानी में उतरता है तो बात का बात बनता है उसमें। क्यों?
جب ہم یونانی میں آتے ہیں تو ہم لوگ سب سے پہلے کچھ چیز سکھاتا ہے جو آج تک کسی نے سیکھا نہیں. مثال کے طور پہ اسکن اس سے اعضا ہے. کچھ لوگ اس کو مفرد اعضا مرکب اعضا سب بتائے. بیسیکلی اسکن ایک مفرد نہیں کہہ سکتے ہم. اسکن ایک مرکب اعضا ہے کیونکہ اس کے اندر اعصاب بھی ہے, بلڈ سرکولیشن سب مل کے اسکن بنتا ہے. اوکے, تو بیسیکلی ہم اس کو مرکب ہی ماننا چاہیے, مفرد نہیں. کبھی کبھی اکثر ہم لوگ کنفیوژن رہتے, کچھ لوگ بولتے ہیں میدا کون سی ہے, مرکب ہے کیا مفرد اعضا ہے, تو پٹ کر کے پبلک بولتے میدا مفرد اعضا ہے. میدا ایکچولی مرکب ہے کیونکہ میدا اعصاب سے متاثر ہوتا ہے, میدا سیکریشن سے متاثر ہوتا ہے, میدا تفرق و اتصال سے متاثر ہوتا ہے. یعنی کہ میدے میں سیکریشن ہے, یعنی کہ اس کے اندر سیکریشن ہے, اس میں نرو سپلائی ہے, اس میں بلڈ سپلائی ہے, اس میں گوشت بھی ہے. صرف گوشت کی ایک لوتڑا رہا ہوتا تو ہم بولیں گے بابا جیسے ہمارا گوشت کا ایک لوتڑا علیحدہ کر دیا تب بول سکتے ہیں اس مفرد ہے. اب اسکن کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہم لوگ یونانی میں, بہت ہی مختصر جانتے ہیں, لیکن اسکن کے بارے میں یاد رکھو سن بہت سارے اعضاء ہم نے پڑھے مختلف مزاج کی, یعنی انسان بھی مختلف مزاج کے, چار مزاج کے اس میں انسان سمجھو میں صفراوی ہونے کے باوجود یا میں سوداوی ہونے کے باوجود بھی میرے دماغ کا ایک مزاج ہے بارد رتب, میرے دل کا ایک مزاج ہے گرم تر, میدے کا ایک مزاج ہے گرم تر, میرے ہر آزادی کا مزاج سرد خشک, بال کا مزاج سرد خشک سب بتایا. اس میں سب سے معتدل یعنی کہ کوئی مزاج کی طرف نہیں گیا, سب سے معتدل کی قریب ایک اعضا بنایا ہے اسکن, اللہ نے سب سے اعتدال میں رکھا ہے. جو اعتدال میں رہتے وہ ہر چیز کو جانتا ہے, جیسے صوفی ہو یا جو اللہ والا رہتے وہ ہمیشہ اعتدال میں رہتے ہیں, وہ ادھر بھی نہیں رہتے ادھر, ان سے کچھ بھی پوچھ کے دیکھو صحیح جواب ملیں گے آپ کو. تقوی والے سے, متقی سے, پرہیزگار سے, ہر چیز کا برابر اعتدال میں. جیسے آپ کی کوئی الیکٹرانک خراب ہو گیا تو الیکٹریشین یا آپ کے پاس جو آنے والے جو ٹیکنیشین ہے اس کے پاس ایک گیلوینو میٹر لے کے آتے, وہ ہر جگہ ٹچ کر کے دیکھتے, وہ ٹچ کرنے سے پہلے وہ چیز سوئی کیا رہتے وہ زیرو میں رہتے, یا تو ادھر جاتا ہے وہ ادھر جاتا ہے, پہلے سے ادھر ہے تو پھر وہ کیسے دیکھیں گے, سمجھا, یا پہلے سے ادھر ہے تو نہیں دیکھے مڈل میں ہو. تو ہماری اسکن کو مڈل میں رکھنے کی یعنی معتدل میں رکھنے کی مین وجہ ایون ایکسٹرنل ایئر کی کلائمیٹ, ایئر, پانی, آگ, ہوا, سورج سب چیز کی تغیر سب سے پہلے اثر کرتا ہے اسکن کے اوپر, نمبر ون. نمبر ٹو, تم اگر کچھ بھی غیر طبی چیز انوانٹیڈ مضر جو باڈی کے لیے مضر ہو یا اینٹیجن بولو یا کچھ بھی بولو سب داخل ہونے سب سے پہلے اس کی جو تاثیر ہے اس کی ریئیکشن اسکن میں آتا ہے, انفارمیشن اس سے یہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سب سے بڑا ایک اسکرین ہے بیسیکلی ہمارا اسکن. بہت سارے ڈیزیز کو اگر آپ آبزرو کریں گے اسکن کے تھرو آپ ڈائگنوسس کر سکتے, ایون اس کی مزاج بھی, ایون ان کا مزاج بھی, فنڈامنٹل چیز سیم ہے لیکن اس کی اسکن کے اندر اعتدال ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ اسکن میں بیماری دکھ کے آتا ہے. لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم اور فرصت اور تقوی نہیں, ہم لوگ ڈائریکٹ فائل کھولتا ہے بیماری کیا ہے دیکھنے کے لیے. ایک چہرہ دیکھ کے بھی ہم نے 20-25 بیماری کی اندازہ لگا سکتے, کیونکہ اگر آپ سمجھو ایک 15 دن کوئی بھی رینل جو کیا نام اس کا سی کے ڈی کی پیشنٹ ہو یا کیا بولتے اس کو ڈائلسس کی سینٹر پہ 10-15 دن کام کرو, اب سب کا اسکن کے اوپر دھیان رکھو. کسی کی کڈنی فیلئر ہو گیا, کسی کو کریٹن بڑھ گیا, کسی کی یوریا بڑھ گیا, چہرہ دیکھ کے اینٹری مارتے تم بتا سکتے اس کی جگر اس کی کڈنی جا چکی, اینٹری مارتے. کسی کی جگر میں اگر سپوز کوئی ضعیفی آ گیا, جگر میں حرارت بڑھ گیا تو چہرہ ایک پلاٹ رہتے, جگر میں گرمی بڑھ گیا تو ایک احتراقی چہرہ رہتا ہے یعنی کہ کمبشن, وہ بھی معلوم یعنی کہ صرف جگر کا ہی بیماری, جگر میں 2 قسم کی بیماری ہو سکتی ہے, گرمی کا بھی بیماری اور سردی کا بھی. جگر میں گرمی بڑھ گیا یا جگر میں دونوں بول سکتے. اینگزائٹی والا پیشنٹ, وسواسی پیشنٹ, او سی ڈی کی پیشنٹ چہرہ دیکھ کے بول سکتے.
ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट चेहरा देख के बोल सकते। हम खाली देखते कि खुजली है तो हम बोल सकते बाबा तुमको खुजली, वो तो खुद भी बोल सकते मुझे खुजली है। हम माटिकेरिया है, सोरियासिस, ये बड़ा बड़ा मतलब अपने आप को देखे ये तो सोरियासिस लग रहा है, अरे बाबा ये तो खुद को भी मालूम है सोरियासिस, अगर गूगल करके दिखा हजारों आंसर तुमको मिलेंगे। तो स्किन मुतदिल होने की वजह से बॉडी के अंदर पाए जाने वाले कोई भी गैर तबई चेंजेस, वेदर इट इज मेटाबॉलिक, इवन इफ इट इज लाइक दिमागी टेंशन हो, इमोशनल इश्यूज हो, आदमी गुस्सा करता है, आदमी गुस्सा कर रहा है, चेहरा देख के बोल सकते बाबा ये बहुत गुस्से में, अभी उसके पास मत जाओ। एक आदमी बहुत खुश है, मुसर्रत, उसके अंदर एक हंसी जो दिख के आ रहा है, बहुत मूड पे लग रहा है हकीम साहब, चेहरा देख के बोल सकते। एक आदमी डिप्रेशन में है, चेहरा एकदम मटियाली कलर हो गया, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी है, डरा हुआ आदमी का चेहरा देखो, पीला पीला रहता है वो, एकदम जैसे ब्लूइश डिस्कलरेशन रहते हैं, या एक मटियाली कलर, डर से, खुशी से गुलाबी हो जाती, गुस्से से सुर्ख हो जाती, ये सब चीज जाहिर हो रहा है स्किन में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये सब चीज के ऊपर हमारे पास ध्यान रखने के लिए तकवा नहीं है। क्यों? हमारी स्क्रीन है वो, पेशेंट जब एंट्री मारता है उसकी स्क्रीनिंग होना चाहिए, स्कैनिंग। तुम्हारी आंख उसके ऊपर बॉडी में पड़ गया, हाँ यार, कितने पेशेंट बातें बातें करते, मैं बोलते रहता हूँ कह रहे तुम्हारी मेदा सही नहीं, अरे डॉक्टर साहब आपको कैसे मालूम? उसकी चेहरा देख के समझ में आते हैं, उसकी तबखीरी कैफियत, उसकी बॉडी में हिद्दत ज्यादा, उसकी मैदे में ज्यादा करके। अब वो अगर आइडिया मिल गया तो बाकी आइडिया भी तुम दे सकते हैं या बोल सकते हैं। तो बेसिकली याद रखने का, स्किन यूनानी के एतबार से सबसे मुतदिल के करीब एक ऑर्गन है, उसमें सबसे उससे ज्यादा मुतदिल के करीब है अपने हाथों की स्किन, उसमें भी उससे ज्यादा मुतदिल के करीब है हमारी हर उंगली, उसमें सबसे ज्यादा मुतदिल के करीब है अंगुष्ठ शबाब का, शबाबा का जो, उसमें भी सबसे मुतदिल के करीब लास्ट फोर अकला, ये नहीं टिप पॉइंट, ये सबसे ज्यादा मुतदिल है। हम लोग जब नमाज पढ़ने के टाइम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, देखो उसके भी अंदर कहीं ना कहीं एक साइंस है, एक इतिदाली हालत उसके ऊपर इशारा कर रहा है, एक इतिदाली हालत, ये नहीं बोले, ये नहीं बोले, ये नहीं बोले, पांचों हाथ मत उठाओ, ये उठा मत, ये इतिदाल की करीब है। और यहाँ हम हकीम लोग को बताते हैं कि जब तुम लोग हकीम बने तो बार बार तुम हाथों में, बार बार हाथों में बादाम का मसाज किया करो, मतलब गरम गरम चीज का ज्यादा हाथ इस्तेमाल मत किया करो। जो किचन में ज्यादा काम करने वाले हकीमा लोग रहते हैं, क्योंकि एहसास खत्म हो जाते, क्योंकि गैर तबे स्किन आ जाते, तो उनको जल्दी एहसास या नफ्स सीखने पढ़ने में इतना नहीं होते कि, क्योंकि एक हकीम का या एक हकीमा का हाथ एकदम मुलायम रहना चाहिए। किसी को मुसाफा भी किया तो ऐसा लग रहा है अपने को, देखेंगे कभी कभी अच्छे अच्छे जो लोग आते हैं एकदम मुत्तकी परहेजगार जैसे, और चाचा मौलाना से हाथ मिलाने के टाइम पे अपने को इतना अच्छा लगता है कि वो हाथ छोड़ो मत, वो हाथ पकड़ते रहो, इतना सॉफ्ट एंड इतना इतदाल में रहता है कि आप छूने को दिल कहते हैं। कुछ लोग हाथ मिलाते हैं यार बहुत गर्म है यार, हाँ यार मैं बहुत गर्म रहता, कुछ लोग का हाथ एकदम ठंडा रहते हैं, कुछ लोग का हाथ एकदम स्वेट रहते हैं, कुछ लोग एकदम ड्राई रहते हैं। तो मॉडर्न वाले ने तीन किस्म की स्किन को क्लासिफाई किया, ब्रॉड क्लासिफिकेशन, ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन एंड ऑयली स्किन। यूनानी के इतबार से सबसे पहले मिजाज के इतबार से उसको माना गया कि सबसे मुतदिल के करीब है, फिर उसमें मजीद क्लासिफाई किया, ये याद रखना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक ऐसी टूल है। इसलिए पुराने जमाने में, जैसे अभी कम हम लोग कहीं जा रहे हैं सफर में, या कहीं बैठा है, कहीं भीड़ में बैठा है, ये एक बेतकवा, यानी कि तकवे के साथ बैठो, बहुत हजारों लोग को देखो, उसकी चेहरा देखो, उसकी हरकत देखो, फिर अंदाजा लगाओ, ये आदमी की स्किन देख के इसकी मिजाज सफरावी है, नहीं नहीं बहुत कहाँ से आ हंसमुख रहे है, हो? इसका इसका मिजाज हाँ दम्भी वो है, तो मुझे मालूम है। इस टाइम कहाँ से आ और रहे इसका हो? मिजाज दम्भी है, इसका मिजाज सफरावी है। तो एक समझो, 1 लाख चेहरा अगर देखे, हाँ भाई क्या है? 1 लाख चेहरा अगर देखे तो बाद में हमको एक अबनॉर्मल चेहरा देख के हमको समझ में आता है इसकी क्या प्रॉब्लम चल रहा है, इसकी क्या ऑर्गन खराब हो गया, उसके अंदर मामूली क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, इसकी मेटाबॉलिज्म क्या चल रहा है।
इजीली बोल सकते। मैदे की खराबी तो चेहरा देख के बोल सकते, मैदा अगर खराब है, गर्म मैदा, चेहरे चेहरे के अंदर एक एथराक रहते हैं, जिसका मैदे में कमजोरी या ज़ायफे मैदा बरूदत की वजह से या जिगर के अंदर बरूदत बढ़ गया, तो ऐसा लगता है कि एकदम फीका फीका चेहरा रहता है, मतलब एक एनीमिक फेस रहता है, एक टिरस एंड पेल्लार चेहरा रहता है। तो याद रखना, क्लासिफाई करने से पहले एक नॉर्मल चेहरा दिमाग में तका करो, पढ़ा करो बार बार। ये नहीं कि आते ही चेहरे स्कैनिंग करो, चेहरा स्कैनिंग करो, चेहरे से बहुत कुछ, स्किन से बहुत कुछ जॉन्डिस का आपको मालूम पड़ेंगे, कोई डेफिशिएंसी अगर डिसऑर्डर है विटामिन, वो स्किन से मालूम पड़ेंगे, कोई वायरल इन्फेक्शन है तो स्किन से मालूम पड़ेंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मालूम पड़ेंगे। मतलब समझो, मैं समझता है 30-35 बीमारी आप स्किन से मालूम कर सकते हो, या कम से कम इतना तो मालूम कर सकते हैं इस इंसान की मिजाज फंडामेंटली क्या है। ओके, तो मॉडर्न की जो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन बोल सको या उसको, ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन एंड वेट स्किन। इसकी एक मैनेजमेंट एलोपैथी नॉर्मली करता है। अगर आपको मिजाज के एतबार से मिजाज के एतबार से अगर स्किन को मैनेज करना नहीं आता है, तो एक कॉमन चीज से आप उसको पकड़ सकते हैं। रुतुबी स्किन, यानी कि समझो जिसके अंदर रुतुबत की गलबा है, ऐसा कुछ स्किन, ऐसा पढ़ो। या भी स्किन, ये बूसत का कुछ स्किन है, उसके बारे में पढ़ो। एक नॉर्मल स्किन, ऐसे 3 क्लासिफाई करो। अब जो रुतुबी स्किन रहते हैं या ऑयली स्किन रहते हैं, उनको जो बीमारी होती है वो ड्राई स्किन वालों को नहीं होती। ड्राई स्किन को जो बीमारी होती है ऑयली स्किन को नहीं होती। और एक होते हैं मिड स्किन। अब हमको ये देखना है कि यूनानी इतिबार से भी हम 4 में क्लासिफाई कर सकते हैं स्किन को: सफरावी स्किन, दम्बी स्किन, बलगमी स्किन एंड सौदावी स्किन। सबके अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी मेरिट एंड डीमेरिट से, कोई अफसल नहीं है, कोई नीचे नहीं। इसमें सबसे ज्यादा इंफ्लेमेटरी इश्यूज एंड एलर्जिक इश्यूज, वेदर इट इज अर्टिकेरिया हो, वेदर इट इज, अपन पढ़े थे पस्ट्यूल, मैक्यूल, पैप्यूल, वो सब वो उसमें मैं जाना नहीं चाह रहा। हम यूनानी के एतबार से कोई भी एक्यूट इश्यूज, एक्यूट फास्ट, फास्ट किसका, हरारत का काम। एक्यूट स्किन डिजीज बेसिकली सफरा एंड बलगमी, दम्मी से होता है, क्योंकि दोनों में फाइल कोत गर्म। तो स्किन में कोई अचानक कोई इश्यूज हो गया, कोई इन्फ्लेमेशन हो गया, कोई बॉयल्स हो गया, कोई मैनिफेस्टेशन हो, तो सबसे पहले दिमाग में रखो ये लीजन की वजह हरारत है। अगर क्रॉनिसिटी इख्तियार किया, आराम से आया, आराम से जा रहा है, या बहुत ही साइलेंट सिम्टम्स सब बहुत ही माइल्ड है, तो जमाने से 20-25 साल के, हरारत की कोई सिम्टम है, तो या तो बलगमी है या सौदावी। इतना भी क्लासिफिकेशन करना अगर हमने सीखा, तो मैं समझता हूँ तो भी आप लोग एक शहर का सबसे मशहूर स्किन का इलाज करने वाले एक हकीम बन सकते हैं। हम हकीम क्यों नहीं बने, मैं अक्सर कहते कि दुनिया का सबसे बड़ा खतरा क्या मालूम, हाफ नॉलेज। दुनिया का सबसे बड़ा खतरा, या अब ये बोलो बदकिस्मती बोलो, खतरा बोलो या डेंजर बोलो, वो है हाफ इल्म। कोई भी चीज के ताल्लुक से आधा है, कोई झगड़ा भी हो गया तो आधा सुन के मत आओ, दोनों समझो, एक का मत सुनो। अब यहाँ हमारे साथ सबसे ज्यादा साथ हमारे जो बीओमस डॉक्टर लोग के साथ सबसे बड़ा बदकिस्मती बोलो, या हमारी कुछ उसको किस्मत भी मानते हैं। हम यूनानी की थोड़ा आधा मालूमात रखते हैं और अल्लाह पर आधा मालूमात, ये आधा मालूमात की वजह से हम नहीं घर का ना घाट का न बना, न इधर का बन पाया, न उसका बन पाया, न इसका, किसी का नहीं बने। मैं ये नहीं बोल रहा कि एलोपैथी पढ़ना बुरा, एलोपैथी पढ़ना तो सिर्फ उसी में एक्सट्रीम हो जाए, फिर इसके बारे में मत सोच, या सोचना है तो इसकी एक्सट्रीम नॉलेज पे जाओ, आधा नॉलेज मत रखो, इट्स वेरी डेंजर। हम कहते भी है ना, नीम हकीम खतरे जान, वो बहुत बड़ी एक फिलोसफी है वो। हम मॉडर्न में भी नीम जानते, क्योंकि हमारे तो बड़े बड़े मछलियां बैठे मॉडर्न में, हम वहां का जाके क्या उखाड़ेंगे, क्या करेंगे? तुम कितने भी बड़ा बनो मॉडर्न में,
तुम्हारी एक लिमिट है मॉडर्न में, क्योंकि तुम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ एमडी डीएम एमबीबीएस वाले तुम हमेशा ऐसा से कमतरी में सर झुक के उनके सामने अपने आप को डॉक्टर बोलने में डरता है, क्योंकि अगर पूछेंगे विच स्पेशलाइजेशन, नहीं मैं बीओमएस वाला बोल के पीछे हट जाएंगे, वहां तो जा ही नहीं सकते। अब यहाँ भी अगर चलो हमारे हमारे वालों के साथ रहते, वहां भी मुंह खोलने में डर लगता है, क्योंकि बड़े बड़े हकीम साहब है, कुछ भी अगर इधर उधर पूछे तो वहां भी फंस जाएंगे, तो जाएगा कैसे। ये हमारे साथ बहुत बड़ा मसला है, ये जो आप इल्म। अब यहां याद रखो, जो मुजमिन बीमारियां, जो हॉट डिजीज, उसको क्लासिफाई करो सफरावी। इसमें तुम ये कंफ्यूज मत रहो ये फंगल है क्या, वायरल है क्या, बैक्टीरियल है, किसी में परेशान। ज्यादातर आजकल जो स्किन स्पेशलिस्ट एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, एलर्जी। पहले तो समझाना पड़ता था, अभी समझाने की जरूरत ही नहीं। एंटी एलर्जिक लिख दिया, या कोई सेट्रिसिन एक्टिव डाइविल कुछ भी लिख डाले, और कुछ चेकअप करा दिया, आईजीजी आईजीएम ये बोल के 4-5 चेकअप भी कर दिया, तो बात खत्म हो जाती है। अब यहाँ सवाल याद रखो, हम हमारे इतबार से अगर आपको यूनानी में सुपर स्पेशलाइजेशन बनना है, तो सबसे पहले याद रखो मुसफ़ी खून, वो जो वर्ड दिमाग से डिलीट करके फेंक डालो। समझा। किसी सूफी से किसी ने एक सवाल पूछे थे, कौन है सबसे बेहतरीन मुर्शिद या उस्ताद कौन बन सकता, उस्ताद वो है या मुर्शिद वो है जो मुरीद की इल्म को खत्म करे। तो ऐसा कैसे बोला, यानी कि मुरीद के दिमाग में कुछ लेके घूमता है, वो उसको डिलीट करो, यानी वो अपनी सोच लेके घूमता, उस सोच को खत्म करो। वो करने वाला सबसे बड़ा मुर्शिद रहता है या पीर रहता है, जो मुरीद की थॉट को पहले खत्म कर डाले, ये जो अपनी एक थॉट। तो हमने क्या करो, ये सबसे पहले ये थॉट को फिनिश करो आज। द वर्ड मुसफ़ियात और चंद बीमारी के नाम और चंद मुसफ़ियात के नाम बेहात रखने के बजाय स्किन डिजीज को क्लासिफाई करना सीखो एज पर लॉजिक एंड एज पर द टेम्परामेंट के हिसाब से। कम से कम इतना तो मुजमिन और हाथ में क्या असर अंदाज। अगर आपकी तकवा ज्यादा है तो हाथ में यानी गर्मी में, वेदर इट इज सफरा है वेदर इट इज दम्बी है, उसमें कॉमन सेंस है। अगर कई जगह पे गर्म लग रहा है, गर्म दाना लग रहा है, छोटे छोटे दाने निकले, हम सब समझ में आते कि अटिकेरिया जैसी चीज, अटिकेरिया छोटे छोटे दाने, किसी को मुंह से एक्ने आ रहे हैं बड़े बड़े दाने, या किसी को बाल तोड़ हो रहे, या किसी को बड़े बड़े बॉयल्स आ रहे, दोनों सिर्फ साइज में फर्क है। अटिकेरिया छोटे छोटे दाने आ रहे, या बड़े बड़े पोड़े फुंसी आ रहे, दोनों हमको मालूम है, या तो गर्मी से 100%, ये तो ये बलगमी भी नहीं है, ये दसौदावी भी, इतना तो हम जानते हैं। अब रहा सवाल इसमें, ये सफरावी है क्या बलगम दम्बी है क्या, कैसे मालूम करो, उसमें भी कॉमन सेंस की जरूरत है। सफरा हमेशा हिद्दत का में तोड़ता है, बार बार तोड़ता है, टुकड़ा करते। अगर छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े फ्रेगमेंट के शक्ल में अगर सिम्टम्स आ रहे, सफरावी। और बड़े बड़े जमा हुआ लाल लाल लीजन आ रहे, उसके अंदर रुतूबत की गलबा है। रुतूबत हमेशा आपस में जोड़ के बड़े बड़े करता है, ये बोसत हमेशा बड़े को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ा करते हैं, यानी लाइसिस का काम करता है। और ये कॉम्बिनेशन का काम करता है कि रुतूबत बीमारी यानी कि लीजन फैला हुआ है। दीज आर ऑल कॉमन सेंस है। वो ये ऐसा नहीं कि आपको किताब में नहीं मिलेगी, ये मैं से हाउ टू मैं डिफरेंशिएट, क्योंकि अगर आपकी रुतूबत की कंसेप्ट परफेक्ट है, ये बोसत की परफेक्ट अगर कंसेप्ट अगर परफेक्ट है, तुम एग्जैक्टली बोल सकते बाबा देखो आपकी जो पैर में जो लीजन है, दम्बी है, हाथ में जो लीजन है, सफरा भी, इतना तुम एक्सपर्ट बन सकते हो इसके अंदर, क्योंकि मैं इस वजह से बोल रहा क्योंकि उसमें अंदर तफर्रुक। अब ये दोनों में डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत क्या। अब हमको मालूम तो पड़े कि ये गर्म है, चलो अभी ठंडा दबा दे तो मामला खत्म होना चाहिए, नहीं, वहां कॉम्प्लिकेशन का चांसेस कैसे। एकदम मैथमेटिक्स वेरी सिंपल, इतना कंफ्यूज होने की बात। एक को बलगमी प्रॉब्लम होगा, एक सफरावी प्रॉब्लम। और सफरा का एकदम ऑपोजिट क्या है, पानी है, यानी बलगमी है, यानी सर्द तर दवा से ये कम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को अर्टिकेरिया हो गया, तो उसको हमने खट्टी चीज दे दी, कैरी दे दिया, आंवला दे दिया, या अनार दे दिया, अनार तो सब ये गरम तर है, गरम तर है, गर्मी के साथ तर है, तो इसकी ऑपोजिट तर नहीं आना चाहिए, वो बढ़ जाएंगे।
تو اس کو چاہیے سرد خشک مٹی، حابس قابس مجفف چاہیے. دونوں میں ٹھنڈا ہے، یہ ٹھنڈا ہے اور تر ہے، یہ ٹھنڈا ہے خشک ہے صفرا، یہ پانی سرد تر ہے، یہ سرد خشک، دونوں میں سرد ہے. تو سردی میں، لیکن آخر حصے میں اگر سپوز آپ نے سرد خشک دوا دیا صفراوی بیماری میں، سردی کی وجہ سے اس کی گرمی ختم ہوئی لیکن خشکی سے اس کو تکلیف ہو سکتی کہ وہاں بھی خشکی تھا. اگر آپ رطوبی یعنی کہ گرم تر مجھے محاسا ہو گیا، میری دوا میں نے سرد تر دوا دی ہے سردی، لیکن اس کے اندر تر ہے اور یہ اس میں بھی تر ہے، کس میں؟ دمی میں بھی، یہ دونوں تر بڑھ گیا تو میری پمبلس بڑھنے کی چانسز زیادہ ہے. دس از واٹ از کالڈ ایز دا موسٹ ایڈوانس سپر اسپیشلائزیشن ان یونانی. صرف یہاں نہیں ہے، یہ پوائنٹ بیسیکلی ہر جگہ پہ لاگو ہے. ہم کو معلوم پڑا اس کا مسئلہ گرمی ہے. اب گرمی کے ساتھ یعنی کہ ایک وائبریشن ہے، ہم لوگ وائبریشن پڑھتے ہیں نا، وائبریشن کے بارے میں، یا کوئی ہم لوگ ویو کے بارے میں، ویو میں ایک فریکوینسی بھی رہتے ہے، اس کے ساتھ میں ایک اس کی ویو لینتھ بھی رہتے، دونوں پڑھتے ہیں. کتنی فاسٹ آ رہا ہے ویو اور اس کی سپیڈ کیا ہے، یعنی اس کی فریکوینسی بھی جاننا ضروری ہے، اس کی سپیڈ بھی جاننا ضروری ہے. سیم اگر اب حرارت پڑے تو حرارت کی فریکوینسی تو ہم والے فاسٹ ہے، لیکن سوری اس کی جو فریکوینسی بڑھا ہے لیکن وہ فاسٹ ہے کہ سلو ہے؟ آئی نو حرارت ہے، یعنی کہ ایک دم سفراوی ٹائپ کی فاسٹ ہونے والے کیا، یا اس کے اندر وائٹ کلر کی فریکوینسی ہے، سب آر ہے لیکن ویری لو چل رہا ہے، یعنی کہ اس کی ڈیوریشن بہت سلو ایپیسوڈ بہت لو. دس از واٹ از کالڈ ایز موسٹ ایڈوانسڈ میٹافزکس، یا یو کین سے موسٹ ایڈوانسڈ بایو کیمسٹری کی جگہ بایو فزکس آف یونانی. اس میں ہم لوگ مہارت حاصل کرنا چاہیے. اس میں اگر مہارت حاصل کر دیا تو ہر بیماری کی بال سے گال سے بال تم نکال سکتے. تو مین پوائنٹ میرا دا مصفی ورڈ دماغ سے نکال دو، دا ورڈ مصفی. آج سے تم معدلات بولو تو بھی چلے گا، تم مسکن حرارت بولو تو بھی چلے گا، کیونکہ اگر آپ کی بیماری گرمی کی وجہ سے ہو رہے، ویدر اٹ از کوئی بھی اسکن ڈیزیز رہے، اس کو سردی پہنچاؤ. سردی سے اگر اس کا اسکن ڈیزیز ہو تو گرمی پہنچاؤ. اگین اٹ سمپلیفائی کر رہا ہوں میں، کمپلیکیٹڈ کی طرف نہیں لے کے جا رہا. اگر کسی کو خشکی کی وجہ سے اس کو سوریاسس ہو، ڈینڈرف ہو، ایکٹوپک ڈرماٹائٹس ہو، اکتیوسس ہو، کچھ بھی ہو نام، آپ اس کی ماہیت جاننے کی کوشش کرو، اس کی نوعیت جاننے کی کوشش کرو، وہاں کیا چل رہا ہے. یہ بوسک کی غلبہ ہے، نیند بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے، خشکی کے موسم میں زیادہ بڑھ رہا ہے، خشک اشیاء کھانے سے بڑھ رہے ہیں. تو تمہارے دماغ میں ہونا چاہیے مجھے یا تو اس کو گرم تر چاہیے یا اس کو سرد تر چاہیے، اس کو تری چاہیے. تو آپ کو یہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کہاں مجھے، یا ٹھیک ہے مانے سودا یا سودا کو توڑنا یہ بھی چل سکتے، مجھے کوئی گرم تر یعنی خون بڑھنے والی دوا. بہت سارے سوریاسس میں انکوری بہترین رزلٹ ملتا ہے، ڈینڈرف میں انگوری رزلٹ ملتا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ہیڈ اینڈ شولڈر لگایا، شیمپو لگایا، پورا اٹھا دیا بعد میں آ جاتا. اگر آپ شربت اڑناف بھی دے دیے تو بھی اس کی طریقے اسکن ڈیزیز ختم ہو. اگر اس کی بیماری میں تری کی وجہ سے تعفن ہو رہے تو تعفن کا دھیان رکھو، تری نہ کو. یہ ہر جگہ پہ ہی لاگو ہے. مثال کے طور پہ ایک اسپتال میں ہمارا دو رشتے دار کو بخار ہو گیا، 2 کمرے میں ایڈمٹ ہے، دنیا کے حساب سے بخار ہے، ہر ڈائگنوسس کیا کوئی چیز نہیں ملتا، پائرکسین ان نون اوریجن یا پی یو او، 2 کمرے میں، کمرہ نمبر 1 کمرہ نمبر 2 میں 2 بیٹا ہمارے. چلو ہم نے بولا چلو یار لوگ کو ذرا دیکھ کے آتے، چلو کچھ لے لیتے کھانے پینے کے لیے. اگر سپوز کسی کو فرسٹ والا کمرے والے کو اگر بلغمی بخار ہے یعنی کہ تعفنی بخار ہے، اس کو اگر ہم فروٹس لا کے دیں گے، یعنی فروٹس کے اندر کیا ہے سمجھے، سندرا ہے،
या मौसम्बी है, उसके अंदर मरी है, वो जाके अगर उस मरीज को जूस पिलाया तो उसको तुम क्या कर रहे हैं, उसके ताउफून को बढ़ा दिए, थोड़ा सा खांसी और बुखार, तब पता चला 3-4 दिन कंटिन्यू साथ की संदरा खा रहे, जूस पी रहे, बाद में चेस्ट में इन्फेक्शन बढ़ गई, न्यूमोनिया में चले गए, ठीक से बुखार था स्टार्टिंग। बाजू वाले कमरे में जो सफरावी एक बुखार है, उसके अंदर बलगम की गलबा ही नहीं, वही चीज उसको लाके दे दिया, वो एक जूस पीने से उसकी बुखार उतर गई, क्योंकि वो मुस्तकिन हरारत का काम किया, तोड़ फोड़, यानी कि सफरा की वजह से होने वाले जो लाइसिस, जो भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जो भी लाइसिस, जो भी सब खत्म हो गया सिर्फ एक संतरे की जूस। आपको चाहिए था पहले वाले दोस्त को एक चिकन सूप या हॉट एंड सोर सूप लेके जाना चाहिए, और सेकंड वाले को जूस लेके जाना चाहिए। यही स्किन में भी यही मेथड अडॉप्ट करना है, इसमें हर जगह अलग अलग उसूल नहीं है। यूनानी की खूबसूरत इसी में, आप एक उसूल अगर अच्छे से पढ़े, वो उसूल हर जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते। ये नहीं कि यहाँ में एक अलग उसूल है या एक अलग उसूल है तो हम उसको मानता ही नहीं। हम मॉडर्न को, मॉडर्न मेडिसिन को, परसों मेरा एक लेक्चर था, बड़े बड़े मॉडर्न डॉक्टर, तो उसने मेरी बात से उसको ऐसा समझ में आ रहा है कि साइंस को नहीं मानना चाहिए, उनके मेरी बात से उनको ऐसा लगा। तो किसी डॉक्टर ने बोला क्या तुम लोग आयुर्वेदिक यूनानी वाले साइंस के ऊपर इतना, बोला साइंस सबसे बेहतरीन साइंस हमारे पास है, प्रॉब्लम है कि हमारा साइंस आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि वो आने वाले 15-10 साल के बाद में हाईली पढ़े हुए लोग को साइंस में समझ में आएंगे। हम इस साइंस के खिलाफ है जो आज एक चीज बोले कल उसको पलट के दूसरी चीज बोले, वो साइंस नहीं बोलते। साइंस सच है, सच कभी बदलेगा नहीं, खुदा सच है, कभी खुदा बदलता नहीं। बोलते वो जबान का सच है, यानी कि वो अच्छे इंसान है, वो बदलता नहीं। जो चीज जल्दी खराब होता है, जल्दी बदलता है, उसका कोई कीमत ही नहीं दुनिया में। तो हम, हमारा फाइट साइंस से नहीं, हमारा फाइट जो सो कॉल्ड अपने आप को बोलते हैं सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड है। ये जो एविडेंस और ये साइंस तुमने बनाया है, 10 साल तुमने एक साइंस बनाया, अगले 10 साल उल्टा बोल रहे हैं ऐसा नहीं ऐसा, इस साइंस को हम नहीं मानता है। अभी वैक्सीन का भी मामला हुई, वैक्सीन हम मानता है, हम लोग बहुत वैक्सीनेटेड किया, स्मॉल पॉक्स को इराडिकेट किया दुनिया से, बहुत सारे चीज को हमने किया, इराडिकेट किया, लेकिन अब उस वैक्सीन को मानता नहीं। अब बोल रहे कि ये सेकेंड डोज 4 वीक के बाद में बोला 4 वीक की जरूरत नहीं, 8 वीक भी चलेगा। अभी 8 वीक के बाद में भी दवा नहीं मिल रहा तो बोल रहे ऐसा चलेगा कि एक काफी है। तो हम साइंस के खिलाफ नहीं, क्योंकि साइंस, सब साइंस का बाप हम है, सबकी रूट हमारे पास है। हम ये बोल रहे, बाप बेटे को बोल रहे तुम सही सही डायरेक्शन से नहीं जा रहे, ये बोल रहे हम साइंस के खिलाफ नहीं, हम तो वैक्सीनेशन के खिलाफ नहीं, हम कोई किसके खिलाफ नहीं। हम ये कहते हैं कि एक उसूल पकड़ो, उसूल पर रहो। तुम एक डिजीज की बात कर रहे थे, डिजीज एक उसूल पे रहना चाहिए। मॉडर्न में उसूल का है, प्रिंसिपल का है। मॉडर्न प्रिंसिपललेस एक मेडिसिन है दुनिया में, प्रिंसिपललेस। अगर तुम बायोकेमिस्ट्री के आधार पर है तो हर चीज बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए। अगर तुम बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आधार पर एक मेडिसिन बनाया तो सब चीज उसी के ऊपर बात करना चाहिए। अब तुम हर जगह पे, कुछ जगह पे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कुछ जगह पे तुम बायोकेमिकल चेंजेस, कुछ लोग एलर्जी, कुछ लोग इडियोपैथी, कुछ लोग सब चीज कुछ नामालूम तौर पे। हम ये नहीं कहते, हम तुम्हारे डाइजेशन भी खराब होगा तो बोलते देयर आर सम साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी होता, यही कहते हैं। आपका स्किन डिजीज हो गया तो भी हम यही कहते हैं। आपकी हार्ट में भी प्रॉब्लम हो गया तो हम यही कहते हैं। आपकी कोई भी डिजीज का मसला, हम ये बोलेंगे ये 4 मिजाज में चेंजेस अगर हो गया तो आप बीमार पड़ सकते। 150 पार्टिसिपेंट हो गए माशाल्लाह। मेरा कहने का मतलब, हम हमारी उसूल कहीं भी उसूल से हटता नहीं। ये आज से 1000-2000 साल बनाए हुए जो उसूल है आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। ये नहीं कि आपकी उसूल आउटडेटेड। देखो आज दुनिया अपनी परेशानी को दूर करने की, इतनी साइंस एडवांस होने के बावजूद भी पूरी दुनिया नजले से परेशान है। कैंसर से, एड्स से नहीं। व्हाट इज नजला? को नाम रख दिया कोरोना, दर से नजला।
इनसे परेशान है। तो मैं बात नहीं चल रहा है, मतलब मेरी बात इधर इधर जा रहा है। मेरे कहने का मतलब स्किन डिजीज में अगर आपको जल्दी जल्दी स्किन डिजीज बना, यू मेक इट ए ग्रुप, एटलीस्ट 2 दवा ग्रुप्स, वो खाना रखते जा आते जाएंगे तोते। तो 4 ग्रुप या 2 ग्रुप, सफरावी, दम्बी, बहुत मोरनी, सारे आ सौदागर, जाएंगे, और उसकी बहुत सारे साइन खाना एंड रखते थे ना, सिम्टम्स। बहुत सारे आएंगे। शमी बंद करो, बोले उसको, शमी को उसके माइक। तो बहुत सारे डिजीज को 4 में कन्वर्ट करो, एक लिस्ट बनाओ, दाफे सफरा या मुसक्किन हरारत, या तुम उसको मुसक्किन सफरा की जगह अगर आपको साइंटिफिकली किसी को समझना है तो बोले ये हमारा एंटीहिस्टामिन है, ये हमारी एंटीहिस्टामिन बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारी एंटी आईजीजी है, ये हमारी एंटी इम्यूनोग्लो इस्नोफिलिया को मारने के लिए हमारे पास ये दवा है, आईजीजी आईजी बोलो। अगर किसको साइंस है तो साइंस से भी समझाओ, लेकिन हमको किसी समझाने के लिए हमको किसी को काय को किसी को कन्विंस करना है। सब पब्लिक बोलते हैं यूनानी वाला ये तुम लोग रिसर्च, बोले बाबा हमारा रिसर्च हमारी थॉट सब एक एंटरली एक अलग पटरी है। वो तुम तो हमको रिसर्च रिसर्च साइंस साइंस बोले हमारे सर पे, जो हम साइंस में उतरेंगे तो परेशान हो जाएंगे। हम अपने में पहले पढ़ाई करो, सरसरी तौर पे हाफ नॉलेज मत रखो, अगर हाफ नॉलेज है तो पीछे हट जाओ। क्यों? जब कोई भी बाकी आते तो पब्लिक पूछते कि कोविड के बारे में डॉक्टर साहब आप अपने तरफ से अपने नजरिया पेश किए, मैं साफ बोलता हूँ इनको, मेरे को उसके बारे में अभी भी मालूमात नहीं कोविड क्या है कोरोना की, इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करता। अगर ये यूनानी फ्रेटर्निटी डिस्कस करना चाह रहे तो मेरी नॉलेज रख के मैं बोलूंगा ये मेरी समझ है इस बीमारी के ताल्लुक से, यू कैन फॉलो दिस। वो ये फॉर्मेट बना के नहीं दे सकते। तो स्किन में याद रखो, एंडी सफरा या सफरा को कम करने के लिए मोदिला, ये दोनों में सबसे बेहतरीन एक ट्रीटमेंट है फर्स्ट एड के तौर पे, वो है इजामा एंड फसद। उसमें इजामा बेसिकली याद रखो, मैं इजामा ज्यादा प्रमोट नहीं करता, उसकी एक वजह अलग है। इजामा सुन्नत के हिसाब से उसको बहुत सारे काम किया, बहुत सारे लोग करते भी। यूनानी की कोई भी क्लासिकल किताब में हिजामा का जिक्र बहुत ही कम है, जबकि फसद हर जगह पे। अब सफरावी डिजीज में और दम्वी डिजीज में खून की हिद्दत को कम करने की सबसे बेहतरीन एक तरीका है, आप उसको हिजामा कराओ, पट करके आपको स्किन डिजीज में रिजल्ट मिलता है कंपेयर टू बलगमी सौदावी डिजीज में। ओके, दूसरी चीज मौसम के हिसाब से या समझो हवा के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, उम्र के हिसाब से आप आपके हिसाब से क्लासिफाई कर सकते। बच्चों में छिन्ने नामों में पैदा होने वाली जितने भी स्किन डिजीज मॉडर्न में सिर्फ क्लासिफाई किया डर्मेटोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी एंड सम सर्जिकल इश्यूज एंड समझो ये 3 या 4 क्लासिफिकेशन है मॉडर्न में, हम बहुत क्लासिफाई कर सकते हैं। पेडियाट्रिक डर्मेटोलॉजी, शिन्न शबाब की डर्मेटोलॉजी, शिन्न कहूलत की डर्मेटोलॉजी एंड शिन्न शेखुवत की डर्मेटोलॉजी इजीली आपको कोरिलेट कर सकते हैं। पेडियाट्रिक के अंदर जो भी स्किन डिजीज होता है इन्फ्लेमेटरी रहता है, एक्सिमा, स्कैबीज, पक गया, जख्म पक गया, सब रुतूबत कैसे ताफुन हो रहा, तो ज्यादातर एंटीबायोटिक की यानी कि सर्द खुश्क दवा की जरूरत पड़ती है। मुंदमिल कुरो, हाबिस काबिस, जैसे गेरू है, पिटकरी है, संदल सुर्ख है, संदल सफेद है, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में। शिन्न शबाब में ताफुनी बीमारी नहीं होती, एक्ने वल्गैरिस हो गया, बाल तोड़ हो गया, या अर्टिकेरिया हो गया, फूड एलर्जी हो गया, या कोई जगह पे ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ये सब चीज उसमें ज्यादा हो रही। अलग ट्रीटमेंट ही अलग है, सिर्फ सफरा और मुअद्दिलात की जरूरत। अब यहाँ इजामा इज गुड, बच्चे को इजामा की जरूरत नहीं, यहाँ इजामा की जरूरत है। अब सिन्न कहूलत में 40 to 60 में स्किन डिजीज लेके बहुत कम पेशेंट आते हैं, ज्यादातर पेशेंट क्योंकि रुतूबत है ना उस उम्र में,
वो खद्दर दर्द, क्या नाम उसके, जोड़ों में दर्द, वो आर्थराइटिस, ये आर्थराइटिस, सुस्ती, बाल सफेद हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब चीज बोल के स्किन का ज्यादा ध्यान ही नहीं रहते इनका। कुछ लोग जो रहते हैं फिल्म वगैरह में, सीरियल में वगैरह, वो दे विल बी वेरी मोर कॉन्शियस, क्योंकि 40 खत्म हो रहे हैं, बूढ़ा हो रहा है, हीरोइन से अभी माँ बनना पड़ेगी या सास बनना पड़ेगी या ससुर बनना, ये टेंशन अलग रहती है कि उस हिसाब से वो बोटॉक्स ये वगैरह जाके ज्यादातर वो जाता है ब्यूटी पार्लर में या कहीं। ब्यूटी पार्लर वाला बहुत ज्यादा आते हैं 40 to 60 के बीच में, खास तौर से फीमेल। मेल बोलेंगे यार सफेद होगा तो सफेद, चलो चलिए। फीमेल ज्यादातर कॉन्शियस रहते हैं ब्यूटी से रिलेटेड स्किन प्रॉब्लम एट द एज ऑफ 40 to 60। 60 के बाद में जो बूढ़े लोग, कभी स्किन डिजीज का कोई उनका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, क्या बोल क्या करें, उनके पास ज्यादातर फटने की, तफर्रुक की, जैसे सोरियासिस हो गया, पैर फट रहा है, एकाइमोसिस, कैपिलरी ब्लीडिंग हो रहा है, यहाँ रेडनेस, यहाँ रेडनेस, यहाँ रेडनेस, कोई चीज की कमी हो रहा है, रुतूबत की कमी की वजह से रप्चर हो रहा है, फ्रैक्चर हो रहा है, ये सब चीज लेके आते हैं। तो यहाँ भी हम इस तरीके से भी स्किन को, डिजीज को क्लासीफाई कर सकते हैं, उसके हिसाब से भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सीजनल के हिसाब से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। व्हाट सीजनल के हिसाब से, लाइक गर्मी की स्किन डिजीज क्या है, सर्दी की स्किन डिजीज क्या है, बहार मौसम में बहार की स्किन डिजीज क्या है, वो हिसाब से ट्रीटमेंट करो। तो यार याद रखो, डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी कैसे ट्रीट करेंगे। द वर्ड सवाल अगर अच्छे से करें, द वेल डिफाइंड सवाल में आंसर रहता है आपकी, यस, आपके आंसर में, सवाल में आंसर है। यानी कि डेफिशिएंसी को हम लोग हमेशा बलगम से मंसूब करता है। बलगम से मुराद क्या है, बरूदत से। तहरीक का मतलब क्या है, हरारत। तस्कीन का मतलब क्या है, बरूदत। तो फिजिक्स में आओ, कोई जगह पे एक वाइब्रेट कर रहा है, उसको गर्म करके देखो, उसको वाइब्रेशन बढ़ता है, उसको गर्मी कम करो, उसकी स्पीड भी स्लो हो जाएगी। तो जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म हो या डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, तो ये डेफिशिएंसी जगह पे हम क्या बोलेंगे, ये बलगमी। बलगमी का मुराद क्या है, उसकी जिगर ज़ईफ है, उसकी मैदा ज़ईफ है, अच्छे घर का है, अच्छे खाना खाता है, अच्छी अच्छी चीज खाता है, फिर भी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कैसे आ रहा है। फिर भी डॉक्टर जैसे बाबा रामदेव के नाम से बात कर रहे हैं, ठोकते जा रहा है, ठोकते जा रहा है, राबा बात में बोल रहा ना, ठोकते जा रहा है, ठोकते जा रहा है इंजेक्शन। तो वैसे बोल रहा है, डेफिशिएंसी होने के बाद में डॉक्टर ठोकते जा रहा है, विटामिन ठोकते जा रहा है। बाबा विटामिन एब्सॉर्ब नहीं हो रहा तो काय को ठोक रहा है विटामिन, उसकी को अब्बे मेहदी के, अब्बे मेहदी बोल की दवा दो। मैंने बहुत सारे स्किन डिजीज में, अगर मेरा समझ में नहीं आता है तो मैं क्या करता है, उसमें एक अब्बे मेहदी या एक अब्बे कभी नौशादरी या माजिन देबीदल ऐड कर डालते। वो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या हो गया, खत्म हो गया। देबीदुल वर्द की वजह से नहीं, देबीदुल वर्द या अब्बे अजरा की या अब्बे अलतीत, उसकी कुव्वत आजिमा, जाजिबा, मासिका और दाफिया, ये चारों कुव्वत को सही कर दिया। ये चारों कुव्वत में से अगर एक कुव्वत भी आपका खराब हो गया, जैसे कुव्वत दाफिया बढ़ गया, खाना खाते बच्चा बाथरूम में भागता है, जलकुल आमा कहते हैं उसको, उसको भी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होता है, क्योंकि खा रहे अच्छे, खाना खाया संडास भाग गए। उसको आप नरकचूर दो, मशरूब आमला दो या जवारी शाही दो, ताकि उसको सफरावियत कम हो जाए। वो सफरा की वजह से उसको डेफिशिएंसी हो रहा है, बलगम की वजह से नहीं। उसका सफरा की वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ रहा है, भाग रहे। एक को बलगम की वजह से अब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा, वो भी होता है, जाजिबा कमजोर हो गया खुश्की की वजह से। तो वहां भी हम नाम रख सकते हैं, ये नहीं कि हम नहीं बोलेंगे यूनानी में डेफिशिएंसी डिसऑर्डर नहीं, यूनानी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं। यूनानी की इतनी एक्सट्रीम मेटाबॉलिज्म कोई भी फिलोसफी में नहीं बताया। कौन सी फिलोसफी में डाइजेशन समझो, पहुंच के एक्शन पोटेंशियल, या समझो सेल्फ मेम्ब्रेन तक पहुंचने के बाद में उनकी बात खत्म हो जाती है। यूनानी बोलते नहीं बाबा, हर जगह पे काम करने के लिए 4 मिजाज चाहिए, हर जगह पे 4 अनासिर चाहिए, हर जगह पे 4 कुव्वत चाहिए, हर जगह पे 4 टेक्निक के बगैर कुन फयकुन जो चीज वजूद में आते हैं, उसमें 4 चीज काम करता है। उसमें कोई भी कुव्वत कमजोर हो गया या वीक हो गया, वो या तो खलल हो जाएंगे, या उसके अंदर डिफॉर्मिटी आ जाएंगे, या उसके अंदर कहीं ना कहीं तब्दीली आ जाएंगी। अगर आपको टीनिया वेर्सिकुलर हो रहे, हमने उसको बलगमी अमराज में शुमार किया,
हमने समझे ल्यूकोडर्मा को बलगमी अमराज, तो अगर किसी ने मजाक में पूछा ये क्या साइंस है तुम लोग, बलगमी अमराज और बलगमी अमराज के नाक मुझे भी बलगमी है कब से, 15 साल से, मुझे अभी तक ल्यूकोडर्मा नहीं हुआ, तो सवाल ही नहीं, वही तो पूछेंगे ना, तुम वैसे बातें करते हो बलगमी। बलगमी सामने वाले इंसान को मत बोलो, उनको बोलो दिस इज अ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। कौन सी डेफिशिएंसी? फंक्शन में डेफिशिएंसी हो सकता है, सिर्फ गिजा में नहीं, आपकी आजिमा बासिक ये 4 कुव्वत में भी ज़ईफ़ी हो सकते हैं, बलगमियत हो सकते हैं, उसकी वजह से आपको ये हो सकते हैं, क्या ल्यूकोड्रामा हो सकते हैं। बैक भी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, वो भी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। हम जिद नहीं बोलने, नहीं हमने हमारा उसूल उधर भी है। यहां मेरी बलगमियत का मतलब है आपका कहीं ना कहीं कुव्वत आजिमा में कहीं ना कहीं कमजोरी आ गया, वीकनेस आ गया, इसीलिए आपको कुछ लोग धूप में बिठा देते विटामिन सी विटामिन डी बोल के। तो ये जो चीज है, ये जो चीज अक्सर ये देखने में आता है कि डेफिशिएंसी डिसऑर्डर को बलगमी अगर किसी हाइपर इश्यूज की वजह से हो रहा है तो हम लोग उसको सफरा से मंसूब करता है। अब ये जिद अगर पकड़ भी रहे कोई ने तो बोलो बाबा ना ये सफरा भी है, इसका मतलब सफरा से मुराद खिल खिलते सफरा है, सफरा नहीं यानी कि बाइल नहीं है, सफरा से मुराद याद रखो हाइपर एक्टिविटी। अगर आपको एंटी हिस्टामिन बढ़ रहा है या आपको कई जगह पे ब्लीड हो रहा है या कोई चीज के लाइसिस हो रहा है या आपकी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जिगर में कई प्रदान हो रहा है तो वहां सफरा की तोड़ फोड़ है। तुम लोग हम लोग क्या करो, हम लोग याद रखो, हम लोग फिजिक्स ज्यादा पढ़ना जरूरी है, केमिस्ट्री से हमको कुछ लेना देना नहीं है। केमिस्ट्री से अगर तुम पढ़ेंगे, अगर किसी को बहक हो रहा है तो परेशान हो जाएंगे, बहक कहाँ है, विटलिगो कहाँ है, या किसी के बहक की जगह वहां ज्यादा ब्लैक हो रहा है तो कभी ये पेशेंट डॉक्टर ये नहीं बोलते तुम्हारा विटामिन ज्यादा हो गया, एक डिजीज है विटामिनोसिस, नहीं बोलते, विटामिनोसिस में खाली अड्डे का आता है। कोई डॉक्टर ये नहीं बोलते तुम्हारा विटामिन बढ़ गया तो ब्लैक हो जाएंगे, लेकिन यूनानी वाले बोलेंगे कुछ चीज ज्यादा हो गया तो भी हो सकते हैं। तो स्किन डिजीज के अंदर आप कुछ याद रखो, जितने भी स्किन डिजीज में ज्यादातर दवा गर्म दवा नहीं, सब सर्द दवा है। जरा सोच के देखो, माजिनिस्बा, देबीदुल वर्द, संदल, सब गिनते जाओ, जितने भी मुसफियात के अंदर ज्यादातर मुसफियात क्या है, ठंडा है, कुछ मुसफियात गर्म है, मिसाल के तौर पे नीम है, नीम गर्म है, और बाकी बहुत सारे दवा ऐसा है कि जो गर्म, जैसे भी शमुल फौर है वो भी एक मुसफ में गिनता है वो। तो मेरे जो लेक्चर था पहले, मुसफ़ी वर्ड को अगर हटा दिया जाए, अगर हम अपनी उसूल के हिसाब से कैफियत से देखेंगे तो हम हर बीमारी में, हर दवा को स्किन की हर बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे किताबों में लिखा है कि जो सिफिलिस है यानी गुनोरिया, बेसिकली गुनोरिया में लिखा है कि सबसे बेहतरीन एंटीबायोटिक गुनोरिया के लिए क्या मालूम, प्योर संदल का तेल 1 या 2 कतरा नारियल के पानी में अगर पिया तो हमारी नॉर्फ्लॉक्स वगैरह फेल है इसके सामने। वो एकदम इंतहाई सर्द है इसके मिजाज, सेम जगह पे सर्द खुश्क और सर्द तर भी बताया गया यूटीआई के अंदर। तो मेरा कहने का मतलब स्किन डिजीज को पहले तुम गाय मत करो, सब बनेंगे इंशाल्लाह स्किन स्पेशलिस्ट। तुम कोई भी बीमारी आने के अंदर भले तुम कुछ भी दवा लिख के भेजो, मैं कभी कभी क्या करते हैं मुझे समझ में नहीं आता ये स्किन डिजीज क्या, तो मैं क्या करता हूं पूरा ठंडा दवा लिख के दे देते। क्या लिख के देते, जैसे मशरूब आमले लिख के दिया, सफूक किसने दिया, देबीदुल वर्द, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया स्किन डिजीज क्या। तो 2 चांसेस हो सकता है, देखो मेरा R&D कैसे होते, 2 चांस, या तो वो एकदम अच्छे हो जाएंगे अगर सफरा की वजह से, या उसका बीमारी बढ़ेगा। दोनों हालत में मेरे पास आएंगे, अगर बढ़ गया तो यस अब मुझे समझ में आया तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। क्यों डॉक्टर साहब, मैं डायग्नोसिस करने के लिए तुमको एक दवा दी थी, जैसे हमने नुस्खे खलेले शिकम देते, समझ में अगर नहीं आया तो नुस्खे खलेले शिकम करके बेच देते। तो कभी कभी याद रखो हकीम, अगर तुम्हारे पास अगर हिकमत है, तुमको मालूम है मशरूब आमला ठंडा है, जवारिश अरमस ठंडा है, कुछ मत दो,
اس کو بولو میرا ڈائگنوسس نہیں ہو، تمہیں جواری شرمس ایک 10 دن کھا کے آ جو، بعد میں صحیح دوا چلا گا. اس کو بولو میں ریسرچ ٹرائل اینڈ ایرر نہیں کر رہا ہے، میں تمہاری معدہ صحیح کر رہا ہوں، تم ایک 15 دن جواری شرمس کھا کے آ. تو پھر آ کے بولیں گے ڈاکٹر صاحب کافی آرام ہو، یعنی کہ اس کا پیٹ بھی صحیح ہوگا. یس، اس کا پرابلم تھا سفرا. پھر ہم کیا کریں گے، چلو ابھی کسنی سی چاٹ کرو، دیبی دلور اسٹارٹ کرو، شفرا شکم دو، سب دو. پہلے ایک دو دوا دو اگر ڈائگنوسس نہیں ہوا. لیکن یہ ہونا چاہیے اس دوا میں ایک گرم دوا، ایک ٹھنڈا دوا دیا، ایک خشک دیا، ایک تر دیا، ایسا مت دو. تمہارے پاس ایک 4 دوا کا ایک ٹول بنا کے رکھو، ٹول، ڈائگنوسٹک ٹول. یعنی پکا تم کو مالی 4 دوا کا مزاج کیا، وہ اٹھا کے دے دو. اس کو بولنا 15 ڈیز کے بعد میں یہ بھائی دوا دے رہا ہوں، تمہاری آزیما تھوڑا خراب ہے، ہم لوگ حکیم لوگ ایسے پہلے پیٹ صحیح کرتا ہوں بول کے ایسا بول کے دو. یہ نہیں کہ میں تمہارے اوپر ڈائگنوسس میرا نہیں ہوا، میں ڈائگنوسس کرا رہا ہوں. تو اسکن کے لیے جتنے بھی آپ کو پرابلم، بہتر سے بہتر اسکن ڈیزیز آپ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس صرف ایک نیم، ایک ہلدی، ایک شاہترا، ایک سرپو کا، ایک چوپچینی، یہ 4-5 دوا. پریشان رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ارے یار پہلے ذرا آنکھ کھول کے دیکھو اسکن کیوں خراب ہو گیا، خشکی ہے کیا، تری ہے کیا، تعفن ہے کیا، تفرق ہے کیا. تعفن ہے تو رطوبت رہیں گی، یہ تعفن نہیں، یہ رطوبت بھی نہیں، پھر کیا ہے. تو وہ حساب سے دیکھو، یا ڈیفیشنسی ہے کیا، یا میٹابولک ہے کیا، یا ایموشنل بھی آتا ہے کھجلی. تو تمہاری سائڈ یس 4 گروپ بنانا بہتر ہوگا مسعود. یہ تو اس میں نہیں مشہور، ہر جگہ پہ 4 رکھو. صرف اسکن کی بات، اگر آپ اسکن کی کنسپٹ کلیئر کر دیے تو آپ ہر چیز کا کنسپٹ کلیئر ہو جائے گی، ہر بیماری کی کلیئر ہو جائیں گی. اس لیے میں بولتے دس از سم تھنگ لائک میتھمیٹکس. اس میں غلطی ہونے کے چانسز نہیں. 2 into 2 is 4 پکا ہے وہ. اس میں گنجائش اس لیے رہتے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا اٹھا کے دے دیے، کیا میں سمجھ کے کیا اٹھا کے دے دی. یہاں تک میرے ٹریٹمنٹ میں بھی کبھی کبھی میں آڑا تیڑا ٹریٹمنٹ دیتا. ہمارے فارمیسی والا بھی پریشان ہو جاتا، جو فارمیسی کی اکثر جو اسکن ڈیزیز، تو یہ کیا اٹھا کے دے رہے. کبھی کبھی بچے کو بھی میں نے جیسے اٹوپک ڈرماٹائٹس آ رہا ہے، کبھی میں اس کو نیند کی گولی یا ایسا کوئی یعنی کہ سرد یعنی کہ اس کو سلا کے، ابھی میں کبھی اٹوپک ڈرماٹائٹس میں بہترین رزلٹ ملتے ہیں جو اسکن ڈرائنس میں شربت خسخس. جبکہ شربت خسخس سرد خشک ہے لیکن منوی میں. اب کسی کو سلانا یعنی زیادہ سونا باڈی کے اندر کیا کریٹ کرتے ہیں، رطوبت، اس سے اس کو کجلی ہو رہا ہے. زیادہ جھاگنا کجلی اور صفرا بڑھتا ہے. اب ہماری مقصد اس کو سلانا نہیں، ہماری مقصد سلا کے اس کے اندر باڈی میں رطوبت بڑھانا ہے تاکہ اس کو اسکن کی ٹیکسچر صحیح ہو جائے. سمجھا؟ تو کبھی ایک سٹیپ 2 سٹیپ لینا پڑیں گے اسکن تک پہنچنے، کبھی ایک سٹیپ کافی ہے یعنی کہ معدلات دے دیا صفرا صحیح ہو گیا. کبھی 2 یا 3 سٹیپ جیسے چیسٹ میں 3 یا 4 یا 5 سٹیپ کھیلنا پڑتا، تب ہم جا کے اپنے ریئل مقصد میں پہنچتا ہے. تو اگر میں ڈیپ میں جائیں گے، یہ دماغ میں یاد رکھو، تھوڑا سا نکال ڈالو، کلین کرو. صرف نیم سے ہم کو کھیلنا، صرف مصفیات سے کھیلنا، صرف ہلدی سے کھیلنا نہیں، ہم کو ہر چیز سے کھیلنا، ہر چیز سے کھیلنا. مٹی سے بھی ہم کو علاج کرنا ہے، مٹی بھی اگر لگا دیا، مڈ تھراپی بھی، اس سے بھی ہم علاج کر سکتے. کبھی کبھی بٹر سے بھی، کبھی کچھ بولتے خشک کجلی ہو رہے بولتے صرف بٹر کھاؤ، 1-2 بٹر کی پیس صبح شام کھاؤ، ہاں ڈاکٹر کجلی کم ہوگی کیونکہ خشکی کی وجہ سے ہی ہو رہا تھا. نیم کو ٹھنڈا، نیم گرم ہے، زیادہ تر لوگ نیم کو گرم، یہ جو میں اکثر مذاق میں کہتے کہ جو نان قوم ہے، جو جس کو ہم مسلم یا مسلمان نہیں مانتے، جو نان قوم کا جو ایک مین درخت ہے نیم، اور ہم لوگ سب سے زیادہ مانتے ہیں کہ اس کو معلوم مہندی کو، جبکہ نیم سے زیادہ بہترین چیز ہے مہندی. ہم لوگ خالی مہندی کو لوکلی اینٹی سیپٹک سمجھتا ہے. مہندی کی پتا پاؤڈر بنا کے کیپسول میں بھر کے کھا سکتے کیونکہ ٹھنڈا ہے وہ. مہندی کی پتا کوئی بھی صفراوی ڈیزیز کے لیے بہترین ہے. سیلولائٹس کے لیے مہندی کی جاڑ کی جو
क्या नाम उसका, रूट आता है उसकी जड़, उसको जो आर्ट्राइटिस बोलते हैं, आर्टराइटिस, आर्टरी का इन्फ्लेमेशन, सीवियर पेनफुल रहते, स्टीरोइड और एंटीबायोटिक से स्किन पे सिस्परेशन होते, 40 दिन अगर उसको तो डिकॉशन बना के देखो, हील हो जाते। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी तो मैं फिलोसफी बताऊं स्किन डिजीज की, इसकी ट्रीटमेंट एस्पेक्ट में थोड़ा और मजीद जानने की कोशिश करेंगे। कुछ जगह पे हमने जो किताबें पढ़ते उसको बोलते असरारी नुस्खा कहते हैं, असरारी नुस्खा, सदरी नुस्खा, असरारी नुस्खा या सन्यासी नुस्खा बोल के बहुत सारे नुस्खा मिलते हैं। इतना इतना हंसी आते कभी कभी, क्या है ये सब चीज के अंदर, कितना जैसे भी एक जगह पे लिखा, जो दीमक आता है ना, दीमक जो दरख्त में जो दीमक जो सूखा लकड़ी में नहीं, जो जिंदा दरख्त में भी दीमक चढ़ जाते ऊपर। तो किताब में लिखा है कि वो मट्टी, वो जो दीमक की जो मट्टी है उसको कलेक्ट करो, उसको कलेक्ट करके थोड़ा सा एक दो जैसे हाथ में लेके उसको पाउडर करके उसको पानी में डाल के रखो सुबह, और सुबह रात में पानी में डालकर रखो, सुबह उसको ऊपर का पानी पियो। कई के लिए मालूम, सरतान के लिए एक असरारी नुस्खा है, और इसके बारे में ये कहते हैं कि मुजरब और असरारी नुस्खा है, सिर्फ वो पानी पिलाना। मैंने जमा करके एक दो जन को दिए थे, एक में मुझे, दो में इसको काफी फायदा मिला, एक तो एक्सट्रीम केस तक। फिर मैंने इसको अपनी थॉट एक्सपेरिमेंट हमेशा याद रखने का, यूनानी में आप लोग कोई भी जगह पर रिसर्च करने के लिए लेबोरेटरी की जरूरत नहीं है। यूनानी में रिसर्च के लिए आइंस्टीन के जैसे थॉट एक्सपेरिमेंट, न्यूटन के जैसे जितने भी फिजिसिस्ट ने किया थॉट एक्सपेरिमेंट आपको जरूरत पड़ती है। अब मैंने थॉट एक्सपेरिमेंट किया तो मैं कहाँ पहुंचे, अच्छे अच्छे सागवान की, शीशे की, जैसे सागवान शीशे की लकड़ी को ये लोग मट्टी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और भी इतने छोटे से कीड़ा। तो हमको ये देखना है कि उनकी सलाइवा में या उनके मुंह में कौन से ऐसे केमिकल है इस चीज को खत्म कर रहे हैं, यानी कि कीमो से ज्यादा, कीमोथेरापी से, कीमोथेरापी की ड्रग अगर आप सोने पे डाल दे, सोना टूट जाएंगे। अब इसकी जो फुजला है या मुंह से जो डाइजेस्ट करके निकाल रहा, मट्टी नीचे से थोड़ी लेके जा रहे हो, वो वुड खा के उसको, उसका फुजला टाइप की है वो मट्टी, उसके अंदर कहीं ना कहीं उसकी सलाइवा तो रहेगा। अब हम क्या किया, उसको पाउडर करके पानी में डाल दिया, वो जो केमिकल है वो पानी में आ जाता है, उसको हम पिला रहे। देखो पुरानी दौर में किसी ने थॉट एक्सपेरिमेंट करके दिया होगा, ये ऐसा थोड़ी उसको किसी ने बताया होगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द थॉट एक्सपेरिमेंट। ये आप ट्राई कर सकते, क्योंकि कोई ना कोई एक एंजाइम है उसके अंदर जो सागवान की, शीशम की लकड़ी को तहलील कर सकता है, तो कैंसर को भी तहलील करने की सलाहियत अंदर है उसके अंदर। गौर करने वाले को, फिक्र करने वालों को इशारा काफी है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो ये सब ठीक ऐसा है कि आप जितना जितना उतरेंगे उतना उतना हमको मालूम पड़ता है कि हमारी ये कितना काम है। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कुछ पूछना है पूछ लिया, और बाकी ग्रुप में डाल दीजिए कैसे लग रहा लेक्चर। ये अभी आप लोग जो टाइप करके मुझे सवाल पूछे, मैं पढ़ते पढ़ते गायब हो रहा। तो आप लोग तीनों जो अपने ग्रुप है। सर मैं ये थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि जो ब्लैक फंगस हो रहा है, अगर यूनानी कॉन्सेप्ट से देखें तो जहाँ पर नमी मौजूद है वहीं पर फंगस पैदा होगा। तो अगर जिन लोगों को ऑक्सीजन मास्क लगा है या वेंटिलेटर पे गए हैं, उसका कसरत से इस्तेमाल हुआ, तो जो नाक का जो टेम्परामेंट था वो ऑटोमेटिक चेंज हो गया, जिससे ब्लैक फंगस जमने लगा। तो क्या इसमें ऐसी दवाएं दी जाएं जो नमी दूर करने वाली हों, जो इसमें कारगर होंगी? यस यस डॉक्टर साहब, एक अच्छी सवाल किया आपने। बेसिकली जब हम लोग जब बायोलॉजी पढ़ते थे
तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, डबल सेल, ये बैक्टीरिया, वायरस, आल्गे, फंगस, फिर मल्टी, ऐसे हमने क्लासिफाई किए थे। फंगस एक्चुअली पपुंदे, पपुंदा मतलब समझो फंगस, कुकुरमुत्ता, ये सब फंगस वैरायटी है, छोटा है बड़ा है। यहां तक कि आप एक कपड़ा सुखा के, एक कपड़ा गीला कपड़े को सर पोंछ के डाल दो, 1-2 मिनट या एक आधा घंटे के में उसके अंदर से बास मारना शुरू हो जाती। बाद में उसके अंदर क्या होता है कि नमी की वजह से फंगस, कलर, शक्ल, सूरत, स्मेल, सब 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 आप चेंज होते जाते। एक चीज आप सुखा के रखो, 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद में भी उस टॉवल को सूंघ के देखो, उसके अंदर कोई ना कोई ताफुनी या कोई किस्म की ग्रोथ, फंगस नहीं होते। इंसान के अंदर भी उठा के देखो, सबसे ज्यादा जो तरी होता है, जिसे बगल है, जहां पसीना होते हैं, सबसे ज्यादा टीनिया क्रोरी से, टोरेनिया कैपिटी से, ये जहां जहां ज्यादातर जो टीनिया अक्सर होता है, किधर मालूम? फंगल एरिया, यानी कि नमी हो जहां, वहां फंगस होता है। दूसरा, आजकल ये जो फंगस की एक सबब क्या है मालूम? ये आजकल ये फंगस की सबब एक होता है सुपर इन्फेक्शन। हम लोग फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा, सुपर इन्फेक्शन, यानी कि बॉडी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया है, इवन स्किन में भी लाखों बैक्टीरिया है। उसमें कुछ कॉमन सेल्स भी है जो हमारे लिए यूजफुल है, और कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए मुजिर भी है। वैसे स्टमक के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए, डाइजेशन में मदद करता है। क्योंकि कोई, आप देखते हैं बाहर कोई जानदार, कुत्ता या बिल्ली मर गया तो जल्दी सड़ जाते, तो सड़ने की अमल भी कुदरत का एक अमल है, वो उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस है। अगर दुनिया में वायरस, बैक्टीरिया नहीं रहा होता तो सड़ने का अमल नहीं होता। अब आप देखो, दुनिया में 2/3 वाटर है, समुंदर है, समुद्र में ताफुन नहीं होता। अगर समुद्र में ताफुन होता तो हम लोग कभी इधर दुनिया में रहना, जिंदा रहना महाल नहीं होता। अल्लाह ताला ने समुद्र को, अब कभी सोची नहीं, अल्लाह ताला ने समुद्र को अगर समझो मीठा पानी, अगर सही पानी रखा तो कितना अच्छा था। समुद्र को सलाइन वाटर, नमक रखने की वजह क्या है? क्योंकि नमक सर्द खुश्क है, खुश्की हमेशा ताफुन को रोकता है, इसलिए इसमें ताफुन नहीं होता है। अब जमीन की बात अलग है, जमीन में जरा भी नमी हो तो जब भी अगर एक्सट्रीम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स अगर इस्तेमाल किया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम टेट्रासाइक्लिन जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने से बॉडी के अंदर से बहुत सारे कॉमन सेल्स बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। दैट इज लीड्स इनटू सुपर इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन। इसलिए अक्सर तुम देखते होंगे डायबिटिक पेशेंट को ज्यादातर फंगल इन्फेक्शन होता है। एक तो उसकी कोते मनात कमजोर होते हैं, और बहुत सारे बीमारी से हम लोग बिस्तर पकड़े अस्पताल में थे, 10-15 दिन के बाद में दुनिया भर की स्टीरॉयड, इम्यूनोसप्रेसेंट, ये सब दवा खा खा के जब घर पे आता, इसका स्किन देखो तुम, स्किन की टेक्सचर, स्किन की खराब हो जाती। तो यहाँ एक तो आपने जो बताया रुतूबी या रुतूबत, इस वन ऑफ द मोस्ट, इसमें भी फंगस का भी अक्सम है, ब्लैक फंगस, व्हाइट में भी येलो आएंगे, फिर वो गोल्डन फंगस आएंगे, परेशान है। एक मजमूई तौर पे हम अगर समझ में आए कि फंगस की वजह क्या है, किस एरिया में होता है, किस मिजाज में होता है, तो हम मजीद तौर पे बता सकते हैं नो डाउट फंगस का एक वजह, ये नहीं कि सिर्फ एक ही वजह हो। हमेशा याद रखना, दुनिया में कोई भी बीमारी एक वजह से नहीं होता। दुनिया में एक बीमारी एक वजह से अगर होता तो हर बीमारी में सिर्फ एक दवा काफी होता। मुख्तलिफ वजूहात से आदमी बीमार पड़ता है। तो यू कैन से देयर इज वन चांसेस ऑफ ह्यूमिडिटी, नंबर 1, एक्सेसिव इनटेक ऑफ एंटीबायोटिक एंड स्टीरॉयड, सेकंड चांस, जनरल इम्यूनिटी या कोई डेफिशिएंसी, थर्ड चांस। ये सब मिलके फंगस होता है। तो कभी कभी हम लोग को ये नहीं बोल सकते बाबा मेरे पास एक फंगल का दवा मैंने इजाद किया। फंगल का इजाद किया होगा, लेकिन किस वजह से फंगल आ रहा है उसका तो आपने कोई इजाद ही नहीं किया। थैंक यू, आई होप यू सेटिस्फाइड। हेलो सर, मिलेज्मा पुलेज्मा के लिए क्या करते हैं सर? किसका? हेलो, मिलेज्मा फेस तो हो जाता है सर, वो थोड़ा सा भी जो है धूप के
कांटेक्ट में आते हैं लोग तो चेहरे पे झाई हो जाता है मिलेज्मा। ओके तो सर डॉक्टर उसका साहब, जी सर वो ठीक नहीं होता मेलेस्मा है। एक्चुअली मॉडर्न के हिसाब से भी उन लोग डेफिशिएंसी बोलते हैं, विटामिन बी 12 का इंजेक्शन देते हैं 10-15 दिन कंटिन्यूस, तो कुछ लोग विटामिन बी 12 से, कुछ लोग उससे अच्छे होते हैं। यूनानी के एतबार से ये एतराक है। ये क्या है? एतराक। अभी एतराक की वजह बहुत सारे वजह है। अगर आप नमकीन आइटम या नमक का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, गरम मसाले का, तो आपकी प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी चीज, आपके अंदर सनलाइट या सूरज की रोशनी, वो भी मिजाज तो एक ही है ना सूरज की रोशनी का भी। ये दूसरा, एक्सेसिव जागने से जिगर में हरारत, मेलेस्मा सौदावी है क्या किसी ने पूछ रहा है, कमिंग टू दैट पॉइंट। दूसरा, एक्सेसिव जागने से, हमारे गांव में कहावत है, जब आदमी बहुत सारे परेशानी में मुब्तला होता है, घर में बहुत परेशान होते हैं, या परेशानी के ऊपर परेशानी आते तो मेलेस्मा आते बोलते। तो कुछ हाँ भी बोलते, सही भी बोलते, क्या रे बहुत परेशान है कि, या दिमागी, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, तो भी मेलेस्मा। एक कहावत है गांव में, बोलते कि वो जब आदमी बहुत ही चारों तरफ से आदमी कोई परेशानी आती तो मेलेस्मा। तो कुछ लोग को मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर की इश्यूज की वजह से हरारत बढ़ गया, कभी कभी मेनोपॉज की तरफ चले जाते हैं तो भी होते। तो इसमें क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं, ज्यादातर एक एक हाइपर एक्टिविटी है, एक एतराक है। अगर बलगम में भी इतराक हो, सौदा में, सौदा के अंदर भी इतराक हो सकते हैं, सौदा भी सौदा कहते हैं। बहुत सारे एतराक के बाद में वो जाके ब्लैक इख्तियार करते हैं, यानी कि लास्ट वो सौदा की शक्ल इख्तियार करता है। समझा? सौदा की शक्ल इख्तियार की ब्लैक होने की वजह से। इसके लिए बेहतरीन ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज लोकली अप्लाई करने के लिए दे दी, चलो ठीक है अप्लाई करने को दे दिए, लेकिन हमने अगर सबब का इजाला नहीं किया तो 10-15 दिन में वापस आ जाते। तो उसके लिए बेहतरीन एक ट्रीटमेंट अभी बताता, मैं डीप में नहीं जाना चाह रहा। मुर्दार शंख एक पत्थर आते, हर दुकान में मिलते, बहुत हेवी रहते हैं, गोल्डन कलर रहते हैं, मुर्दार शंख। ओके, वो सस्ता है वो, और बहुत इतना हेवी, ऐसे लगता है एकदम सोना है, चमकता है वो। उसको ना करल में डाल के या कोई बट्टी में डाल के फाइन पाउडर, बहुत जल्दी फाइन पाउडर रहता है और वेरी हेवी रहता है वो। 1 ग्राम भी ऐसे हाथ में लगा, ऐसे लगा 1 किलो हाथ में, उसको फाइन पाउडर करके रखो। उसको क्या करो, थोड़ा सा एक चुटकी डालो, उसमें थोड़ा सा क्या नाम उसका, नींबू 1-2 कतरा डाल के इसको पेस्ट बनाओ और लगा डालो, वो चले जाते। एक नुस्खा बहुत इजी है वो, तो आप ट्राई करके अगले लेक्चर में मुझे बता सकते। दूसरी एक नुस्खा, ग्लिजरीन जो है, ग्लिजरीन, पीएच की बात करता हूं मैं क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है। ग्लिजरीन में सोडा बाइकार्बोनेट, अगर आप सोडा बाइकार्बोनेट नहीं मिले तो आप कुर्से अल्कलून ले लो, कुर्से अल्कलून को पाउडर करके ग्लिजरीन में मिक्स करके लगाओ, तो ये जो मेलेस्मा चले जाता। यही कुर्स अल्कलिक पाउडर करके दांत घस के देखो, दूध के इसे चमकेगा वो आपकी दांत, इतना जबरदस्त है। पाउडर करो कुर्सा अल्कलून को, बोलने का 2 दिन दांत घस के आओ, वो खुद परेशान होगी कि मेरे दांत इतने साफ थे कि। अलर्ट के तो ऊपर बताइए। ये जो मेलेस्मा है, ये एक्चुअली आप इसको लगाओ, ये क्या नाम उसका, ग्लिजरीन पे सोडा का टैबलेट या सोडा बाइकार्बोनेट आपको मिलता है खरीद, उसको मिक्स करके उसके ऊपर लगाओ तो आपकी पूरी मेलेस्मा चले जाती। ये दो खाने के लिए चीज, क्या दें सर? सॉरी, खाने खाने के लिए सर क्या दें? खाने के लिए आ रहा डॉक्टर साहब, अभी मैं दिला रहा हूँ। तो ये 2 चीज हो गए एक्सटर्नल। इंटरनल सबसे बेहतरीन चीज है शरबत उन्नाब या शरबत दीनार, जिगर का इसलाह करो, साथ में दबी दिलवर्त मॉर्निंग, रात में माजून नजा, बस खलास। पेशेंट को ये बोलो आज खा के कल नहीं जाएंगे ये, क्योंकि ये महीनों से सालों से बना के, बोलने का 3 महीना पहले एडवांस उसका एंटीसिपेटरी बेल ले लो, उससे बेल ले लेना पहले से, बाबा 1-2-3 महीना ले, हाँ वो चलेगा, क्योंकि कॉस्मेटिक में कितने भी खर्चा करेंगे वो। बोले 1 महीना, बोले कि फोटो निकाल के रखो, बोले हर स्किन डिजीज को आते जो कॉस्मेटिक, बोले खुद मोबाइल में 1-2 फोटो निकाल के रखो, बोले 2 हफ्ते के बाद में 3 हफ्ते के बाद में उनको बुलाओ, 3 हफ्ता दो बेसिकली,
2 हफ्ते की वजह 3 हफ्ते, स्किन में ज्यादातर ज्यादा लंबा चौड़ा दे दो अक्यूट अगर नहीं है तो, क्योंकि फिर हमारा सर खाएंगे डॉक्टर, बिल्कुल आराम नहीं, इतना पैसा खर्चा किया। तो 3 वीक के बाद उसको फोटो निकाल के देखो। इसमें भी आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। शरबत अहमद शाही अच्छा रिजल्ट होता है कि सौदा को निकालता है। हमारी शाही बहुत बेहतरीन काम करता है, समझा। तो याद रखो, मैदा और जिगर का इस्लाह करो, इसकी इस्लाह करने के बाद में आपको उसको रिजल्ट मिलेंगे। ओके, थैंक यू हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सर किलाइट ऊपर बताएंगे। पिछले क्या? हफ्ते फाइब्रो एडिनोमा के बारे में इलाज बताया था सर। हेलो, हाँ बोलिए। जी सर, हब्बे रसूद और इत्रफल सनाई मेफ्सिल और शाहतरा के बारे में सर एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि जब आप सर ट्रीटमेंट बताते हैं तो कई बार मैं देखता हूँ कि सर कुछ बारिद अद्विया हैं और कुछ गर्म अद्विया हैं, हाँ, तो दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रही होती हैं। और सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती। दूसरी चीज़ ये है सर, कोई भी ग्रोथ जो होती है सर वो गर्म की वजह से होती है, गर्म और रतब की वजह से। तो हम बारिद अद्विया हब्बे रसूद वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ग्रोथ कम हो जाती है, जैसे एडिनोमा या फाइब्रॉइड है। तो यही चीज़ सर जरा एक्सप्लेन कर दें सर, आप ज़्यादा बेहतर। देखो, अभी आप खाना खा रहे हैं, बहुत सारे चीज रखे खाने में, है ना। टेबल में आपने हल्दी में दही रखा है, गोश्त रखा है, गरम रखा, पल अलग अलग मिजाज की, फिर भी हम लोग खा लेते, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। कभी भी क्या होता है, अभी जैसे मेफ्सिल वगैरह, जैसे गरम गरम दवा देने के साथ में उसकी गर्मी की वजह से उसको मजीद प्रॉब्लम न होने के समझ के हम लोग कभी किसमिसी या शरबत दीनार, उसको एक सपोर्टिव मेडिसिन, एक एडजॉइन के तौर पे, कभी कभी एज ए बतरका के तौर पे हम लोग क्या करते हैं कि उस चीज को ऐड कर लेते। लेकिन अगर ओवरऑल कुली तौर पे मिजाज देखेंगे तो उसकी ओवरऑल एक गलबा रहेंगे, एक मिजाज का, बीमारी की जिद में एक गलबा रहेंगे। एकदम आप एकदम ऑपोजिट मिजाज की 2-2 दवा देंगे तो शायद वो काम करना छोड़ देंगे या काम बहुत कम करेंगे। तो हमेशा याद रखने का, जैसे अभी मेरा मिजाज सौदा है, लेकिन मेरे अंदर बहुत सारे ऑर्गन है, गर्म ऑर्गन है, लेकिन मेरी जो सामने आपके ऊपर जो मैं इजहार कर रहा हूं, आपने जो मालूम कर रहा है, वो एक अलग मिजाज। अभी जैसे अपने अलाउद्दीन भाई, डॉक्टर अलाउद्दीन, जब यूनानी की बात आती है तो उसके अंदर सफरा और उसके अंदर जोश और पूरी इतना उसके अंदर मतलब एनर्जी आ जाते। वही अलाउद्दीन की दिमाग ठंडा है क्योंकि बारिद रतब है, समझा। उसके अंदर क्या चीज गालिब है वो जाहिर होता है, क्योंकि इसीलिए कहते हैं एसेंस इज इंपॉर्टेंट नॉट द फॉर्म। अगर तुम एक मुसलमान है, तुम्हारे पास बहुत सारे टूल है दिखाने के लिए, दाढ़ी है, पेशानी पे नमाज की निशानी है, टोपी है, और पंज वक्त नमाज पढ़ रहा है, ज़कात है, ये दिखाने के लिए बहुत कुछ है। अगर इसके सबके ऊपर भारी है तुम्हारा ईमान, अगर तुम्हारी ईमान ज्यादा वजनदार है, ये नहीं, ये सब खोखला है, तो वैसे हम कोई चीज अब दे रहे तो जो वजनदार जो चीज वो गालिब होगा, उसी से वो चीज असर करेंगे। आई थिंक आप सेटिस्फाइड है मेरे जवाब से? जी सर, समझ तो रहा हूँ सर ये चीज़। तो सर ये फाइब्रो एडिनोमा या जो ग्रोथ होती है सर, उस पर क्या करें सर? देखो, फाइब्रो एडिनोमा एक गोश है एक्चुअली, एक गोश भी नहीं बोल सकते, एक एक्सट्रीम ग्रोथ है, ये एक रुतुबी ग्रोथ है। सिर्फ रुतुबी नहीं, रुतुबत के साथ में थोड़ा हरारत भी चाहिए। ग्रोथ कौन देता है? हवा के जैसे फैलता है। फैलाव कौन करता है? हवा। आग भी फैलता है, लेकिन आग को एक लिमिट है, बाउंड्री है, हवा में बाउंड्री नहीं। तो जो चीज एक्सेसिव फैल रहे तो याद रखने का ये हवा ही है, यानी कि दम भी है। तो यहां या तो सर्द खुश्क दवा चाहिए या गर्म खुश्क दवा चाहिए। अगर मरीज सफरावी है तो गर्म खुश्क मत दो, उसको सर्द खुश्क दवा दो। ये बलगमी को अगर समझो फाइब्रो एडिनोमा हुआ तो आप इंतहाई गर्म दे सकते, कोई मसला नहीं। दिस इज व्हाट इज सुपर स्पेशलाइजेशन। आदमी क्या मिजाज का है, बीमारी किस मिजाज का है, और आपको जो दवा दे रहे हैं वो किस मिजाज की, तीनों में जानना जरूरी है। ये नहीं कि आप हर दवा का मिजाज जानते हैं लेकिन मरीज का मिजाज नहीं जानते। मरीज का मिजाज जानते हैं, एक्सपर्ट हो गए, नस पकड़ के सब बोलता है, लेकिन एक एक बीमारी की माहियत नहीं जानते, कोई फायदा नहीं। ओके सर किलाइट बहुत बहुत शुक्रिया सर, हेल्दी वे में। अब जो है हमारे क्वेश्चन आंसर का सेशन कुछ थोड़ा सा टाइम ओवर की वजह से ग्रुप पर सर ले लें आंसर। अभी मकसद एक काम करें, ये लेक्चर जो है ना स्किन को, नेक्स्ट जो सेक्शन अपन
جی جی صرف سر. क्वेश्चन आंसर को रखेंगे सबके ہاں साथ जो मसला है सिर्फ ہاں क्वेश्चन आंसर. हेलो सर. سر اس میں السلام علیکم इस्लाम सर. ठीक है आप. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. डॉक्टर आप कैसे हो? जी अल्लाह का शुक्र है सर. फैमिली वगैरह सब अच्छे? जी डॉक्टर अल्लाह का बोलो. शुक्र है सर. सर ये स्टेज ऑफ डिजीज हमें ये बताइए प्लीज, क्योंकि उसी टाइम हम ये कर सकते हैं कि स्टेज ऑफ ये है मिजाज, अगर हमें पता हो स्टेज ऑफ डिजीज क्या है तो उस टाइम हम ट्रीटमेंट कर मैं सकते समझा हैं. नहीं डॉक्टर, थोड़ा सा और वजाहत. सर कौन सी मिजाज डिजीज? डिजीज की मिजाज ये स्टेज भी होते हैं ना यस यस. सर, उसी के हिसाब से हम मेडिसिन ट्रीटमेंट दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परामेंट. टेम्परामेंट और हर बीमारी का भी एक उम्र भी होता है ना. जी जी सर. मिसाल के तौर पे मर्ज इब्तिदा, इंतहा, इन्हितात, 4 दर्जा है. मर्ज इब्तिदा, तज़य्युद, इंतहा एंड इन्हितात. सब में एक ही बीमारी है, लेकिन चारों वक्त में अलग अलग ट्रीटमेंट करता है. जैसे आपको कोई पोड़ा पोड़ा और है जैसे हुआ नहीं, जैसे भी आंखों के इधर स्टाई आता है टेरिजियम, तो हम लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी गर्म करके रख देते, तो 2 बार लगाने से फिर वो पचक जाते. अगर आपने रखा नहीं, अगर आपके पास एक बड़ा बॉयल आ गया, आंखों के ऊपर टाई आ गया, फिर आप गर्म करके रखेंगे वो सेप्टिक हो जाएंगे. फिर आपको इसको फिर क्या चाहिए, फिर उसमें आपको सर्द खुश्क दवा चाहिए ताकि मजीद न बढ़े. पहले हमने गर्म दवा दिया, फिर बाद में हमने सर्द दिया, अभी अभी फटने वाले, अभी हमको मुफज्जिरात चाहिए, सर्द खुश्क. यानी हर मौके पे मिजाज बदल रहे, बारीकी की चेंजेस है वो. जिसका मिजाज और कंसेप्ट और तकवा परफेक्ट हो जाएंगे, उसको बहुत मजा आएंगे इसमें खेलने में. किसी ने कीलॉइड की बार बार बात कर रहा था. कीलॉइड बेसिकली एक एक्स्ट्रा ग्रोथ है, वो एक्चुअली वो हाइपर एक सफरावी बोल सकते हैं, सफरावी और दम्बी के बीच का एक ग्रोथ है, स्टिमुलेशन की वजह से होते हैं. ऑटो इम्यून डिजीज भी बोल सकते हैं. कुछ लोग हर आदमी में नहीं होते. कभी किसी को अगर सर्जरी हो गया बड़ा, तो पुराने जमाने में ओपन हार्ट सर्जरी करने, इतना बड़ा मतलब उसके ऊपर कीलॉइड फॉर्म आता है. जलने के बाद में कीलॉइड होता है. कुछ लोग को जो वैक्सीनेशन की वजह से कीलॉइड होता है. कीलॉइड बेसिकली सर्द खुश्क दवा से इलाज करो, क्योंकि हमेशा खुजाते हाथ भी लगाया तो उसकी साइज बढ़ता है. उसको बिल्कुल हाथ मत लगाओ. उसको जितना तुम सुकून की तरफ लेके जाएंगे उसकी ग्रोथ को कम करने के लिए, कभी गर्म दवा इस्तेमाल नहीं करने का, कभी गर्म तेल इस्तेमाल नहीं करने का, कभी गर्म ऑइंटमेंट नहीं लगाना. सर्द खुश्क अंदरूनी तौर पे, सर्द खुश्क बैरूनी तौर पे, ताकि उसकी ग्रोथ को प्रमोट न करे, डिमोट करे. ओके. आज काफी लोग थे, 150 डॉक्टर माशाल्लाह. सर कॉन्ग्रेचुलेशन हेल्दी वेव एकेडमी. दिन पे दिन सर आपके जो कंसेप्ट हैं, हमारे डॉक्टर लेबलिंग डॉक्टर नहीं रहेंगे इंशाल्लाह, आपकी सुपरविजन रहेगी. आपका हमेशा हर लेक्चर में एक ही कंसेप्ट है, लेबलिंग हटना चाहिए. वेरी गुड. लेबलिंग हटना चाहिए. और हमारा भी यही है कि लेबलिंग हटने के साथ साथ अब जो हमारे ऐसे डॉक्टर जुड़ रहे हैं कि जिन्होंने एलोपैथ के अलावा यूनानी कभी नहीं देखा था सर, और आज की डेट में 3 प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए जो हमारे शुरू से चल रहे हैं, वो सुपरविजन में आज वो लेबलिंग डॉक्टर से हटकर आज कंसेप्ट ऑफ यूनानी पर सर आ रहे हैं. बहुत बड़ी मुबारकबाद है सर ये एकेडमी के लिए, और ये वर्ल्ड की एकेडमी बन चुकी है सर आपकी सुपरविजन में. बस हम यही दरख्वास्त करेंगे सर कि एक थोड़ा सा एक हमारा जो एक टूर है, उस टूर के लिए आप दुआ कर दीजिए तहज्जुद में कि वो टूर जो है केरला का एक सक्सेस टूर जो है लग जाए, क्योंकि हर बार कोरोना आ जाता है और वो जो आपकी जो घाटी है वो फोटो में ही दिखती रहती है, तो बच्चे भी डिप्रेस हैं लॉकडाउन में. तो हम वो एक्चुअली वो टूर कैफियत में फिक्स कर चुकी है, फिर कैफियत में मतलब उसकी बीज डाल चुकी है, अभी उगने की बात है. वो कोई प्रॉब्लम, दैट इज डन. ओके, थैंक यू. जरा फीडबैक दे दीजिए, अगर ग्रुप में डाल दीजिए सब लोग, लेक्चर में क्या क्या कुछ करना चाहिए. अभी नेक्स्ट लेक्चर में खाली हम क्वेश्चन आंसर रखेंगे, मैं बात नहीं करेंगे, तुम लोग करेंगे और उसकी जवाब मैं देंगे. ओके, थैंक यू. सर एक बात सर, हाँ बोलिए. सर मुझे ये बात करनी थी, जैसे आपने बार बार कहते ना 2 बार में डिफ्रेंशिएट कीजिए हार और बारीद में, तो इस पर सर मजीद थोड़ा सा पेशेंट के ऊपर कि पेशेंट कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि ये हार है कि बादी है, बारीद है या दमी है, सफरावी है. सर इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही.
जी मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो ये जो यूट्यूब वीडियो है जी हकीम केटी अजमेल के नाम से, जी जी उसमें पूरा हम लोग ये जो अरकान जो हम लोग कॉलेज में नहीं पढ़ा उसके हटके एक अलग स्टाइल में जी मिजाज में कैसे वो पूरी की पूरी तफसील मैंने एक बार दे चुकी, वैसे इंशाल्लाह हम बार बार रिपीट करेंगे इसको। मिजाज क्या है, सब चीज की कैसे वो अगर पूरा मतलब बार बार सुन सकते, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, सब 20-25 मिनट का है। अभी कभी भी एक दिन में अगर जितने भी इस ग्रुप में सब उसको प्रमोट करो, सबको बोलो मैक्सिमम उसमें एनरोल करो ताकि नया नया वीडियो होते रहे। उसके बाद में डिस्कस करें और मजा आते, जैसे कि इसमें कुछ लोग एकदम ये सब चीज के अंदर तकवा रखते हैं, कुछ लोग एकदम लो लेवल पे। तो मैं ये चाह रहा कि सब ग्रुप एक साथ चले, कुछ लोग एकदम पीछे रहे कुछ, नहीं तो वो मजा कम हो जाएगा। तो ये चीज को थोड़ा सा आप यूट्यूब में जाके जो फंडामेंटल फिलोसफी है यूनानी की वो थोड़ा सा ब्रशअप करो। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। हेलो सर, अस्सलाम ओके, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो बोलिए डॉक्टर साहब, बोलिए। सर जी, फंगल इन्फेक्शन के लिए सर जो आजकल जो एक बहुत कॉमन है जेनाइटल ऑर्गन में, इसके लिए हाँ, मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब कुछ थोड़ा सा इसके लिए ब्रीफ कर दें प्लीज। एक 1 मिनट है, 1 मिनट डॉक्टर साहब। सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब? नहीं रुको, अभी बता रहे हैं सर, 1 मिनट वेट करिए। हाँ यस यस, आया आया। तो क्या बोल रहे डॉक्टर साहब? फंगल ना? सर ये फंगल इन्फेक्शन जो एक बहुत ज्यादा कॉमन है खासतौर से जेनाइटल ऑर्गन में, इसके काफी ज्यादा पेशेंट रहते हैं, इस पर हम क्या करें? इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए प्लीज। देखो, फंगल के हिसाब से अगर तुम जो लेबलिंग करे मॉडर्न के हिसाब से, टीनिया क्रोरिस, टीनिया कैपिटिस, टीनिया वर्सिकुलर, टीनिया ओनाइका, बहुत सारे, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। ये बेसिकली आपको सबसे बेहतरीन एक कॉम्बिनेशन आपको बताता हूँ। मरहम कूबा इज बेसिकली वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर कॉमनली यूज करने के लिए सबसे बेस्ट दवा है मरहम कूबा। जी, मरहम कूबा को रोगन कमीला में मिक्स करके लगाओ, वेदर इट इज क्रोरा क्रोरिस जो अंडरवेयर के एरिया में या अपनी ग्रोइन रीजन में, स्क्रोटम की टेस्टिस के नीचे साइड में जो होते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट है मरहम कूबा रोगन कमीला में मिक्स करके। और साथ में अंदरूनी तौर पे उनको देना जरूरी है माजून उष्बा एंड माजून नजा। ये दो, रात में 10 ग्राम नजा, सुबह 10 ग्राम माजून उष्बा। अगर ये माजून खाना नहीं चाहते तो उसको आप उन्नाब दे सकते या मसाफी दे सकते, लेकिन यहाँ भी मुसफ़ी खून के हिसाब से नहीं दे रहा हूँ मैं, वो मिजाज की तादिल के हिसाब से बोल रहा हूँ। और एक हमारा एक पाउडर आता है जिसको हम मुंदमिल पाउडर कहते हैं। मुंदमिल पाउडर का ये है मुंदमिल बेहतरीन, उसके अंदर फिटकरी बिरिया और गौदंदी है। कोई भी जगह पे फंगस के लिए इतनी बेहतरीन रिजल्ट है, खाली उसको बोलो इसके ऊपर डाल दो, क्योंकि फंगस अगर मरहम लगाना, अंडरवेयर पहनना, तो ये उनके लिए मुश्किल होता है। तो ऐसी जगह पे आप एक काम करो, नहाने के बाद में अच्छे से पोंछ के ये मुंदमिल पाउडर अगर डस्टिंग किया कोई भी जगह पे, इट एक्ट एज वन ऑफ द बेस्ट 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 एंटी फंगल एजेंट। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर।